नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूँ जिससे डेफिनेटली मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। इन्होंने अपने करियर में एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर के थ्रू 50,000 से भी ज़्यादा लोगों का इलाज किया है। ऐसी बीमारियों का इलाज किया है कि जो बीमारियाँ क्योर ही नहीं हो पा रही थी। बहुत ही अनबिलीवेबल सी स्टोरीज़ हैं, लेकिन बिलीव होता है क्योंकि बुक्स भी बहुत सारी पब्लिश की गई हैं, बहुत सारा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ डॉक्टर AK सक्सेना जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। तो सर आपका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर और आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। आप हमारी ऑडियंस के लिए आज बहुत ज़बरदस्त कंटेंट देने वाले हैं। मैं बैक स्टेज में आपको जान चुका हूँ, आपके प्रोफाइल को बहुत अच्छे से। बहुत रेनाउंड पर्सनालिटी हैं। आपने 50,000 से ज़्यादा मरीजों का अपने करियर में इलाज भी किया है। बहुत एपिक स्टोरीज़ भी मेरे को जानने को मिली हैं और आपने बच्चों को भी पढ़ाया। 1450 से ऊपर ट्रेनिंग आपके पास रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज़ ऑडियंस को बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। थैंक यू मिकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं और ज़्यादा नई ऑडियंस पे पहुँचूँगा जी। और ये मेरा एक पैशन रहा है शुरू से ही कि मेडिकल ग्रुप में आने के बाद मैं हमेशा मेरा प्रयास ये रहा है कि जिन लोगों को भी मेरे द्वारा एक ईश्वर की कृपा है कि मैं एक माध्यम बनने का मुझे मौका मिला है जी। लेकिन मेरा हमेशा प्रयास ये होता है कि लोगों को ट्रीट करने से ज़्यादा मैं ट्रेन करने में विश्वास करता हूँ जी। क्योंकि मेरे बाद भी अब तो जो मेरे नंबर्स अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा नहीं हुए। आई फील आई एम ए यंग मैन स्टिल। यू आर। यस आई एम। I still work, you will be surprised, I still work 10 to 12 hours rigorously. Oh wow. Because this therapy, ये जो आपने मुझे कहा था, I'm sorry मैं बीच में ज़्यादा हिंदी बोलूँगा, कि जो थेरेपी है ये नेचर क्योर में आती है और बिना दवाई के इलाज। आपको जान के एक ताज्जुब होगा कि एक्यूप्रेशर जो विधा मैं करता हूँ या एक्यूपंक्चर जो जिस पे किताबें भी आपने सही कहा कि कई किताबें छापी हैं जी। ऑफ कोर्स किताबें लिखने में एक्यूपंक्चर में मैंने काफ़ी सहायता, मुझे एक मेरे साथ मेरी कलीग है जो डॉक्टर प्रीति पाई करके जी, उसका भी काफ़ी सहयोग रहा है। और मतलब अभी तो मेरी आई साइड भी इतनी वीक है कि मैं एक्यूपंक्चर करने की सोच भी नहीं सकता। बिकॉज एक्यूपंक्चर में प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, मोर देन दैट ऑफ ए सर्जन। वो बहुत बारीक होता है। बिल्कुल, सुई जो है वो पतली सिल्क की थ्रेड से भी पतली होती है। और अगर आप ये अफोर्ड, एक ह्यूमन बॉडी है ना जिसमें आप सुई लगा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई आलू में चेक कर रहे हैं कि उसको कर दिया स्टफिंग करने के लिए कि मसाला घुसेगा। ये ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल टू द मतलब डॉट भी एक डॉट जितनी आप पेन से लगाएंगे अगर, तो वो 10 सुइयाँ उतनी जगह में आ जाएंगी। इतनी बारीक सुई होती है, बहुत ही प्रिसीजन चाहिए। ठीक है। बट जिस डॉक्टर का मैंने नाम लिया उसकी इतनी प्रिसीजन है कि वो आपकी बॉडी में 20 सुइयाँ डाल दे। ओके। तो आपको 3-4 ही पता चलेंगी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि पेनलेस। ओके। ठीक है। और जहाँ तक अगर कोई ये मुझसे कहे कि कंपैरिजन ड्रॉ करो, क्योंकि दोनों ही मेरे बेबीज हैं। जी, मैं पूछने वाला था आपसे। एक्यूप्रेशर मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, सॉरी। नहीं, बहुत बढ़िया सर। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों मेरे बेबीज हैं। ओके। क्रिएटर तो कोई और थे, पर अभी जो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ पिछले 33-34 साल से इसको करने में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रीच आउट होगा, पर एफिशिएंसी वाइज जो है वो दोनों का एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल केसेस में तो मैंने जो अभी आपको नाम लिया डॉक्टर प्रीति का, मैं जो टफेस्ट केसेस होते हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं करूँगा अभी खुद भी इतने एक्सपीरियंस के बाद, उससे तो उसकी इतनी यही नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं टफेस्ट केस उस डॉक्टर को देता हूँ। और उसमें जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है,
ऑटोइम्यून डिजीज देने में भी इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। थोड़ा बताएंगे ऑटोइम्यून सरल डिजीज भाषा में जी। ऑटोइम्यून डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है कि आपका शरीर, बॉडी की इम्यूनिटी, मेरा कोरोना पे भी जी न्यूज़ ने भी डायरेक्ट टेलीकास्ट किया था जी, और एबीएस जो है एबीपी न्यूज़ ने भी किया था जी। तो उस समय मैंने एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस किया था कि डिजीज़ के बारे में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को ये नहीं पता कि है क्या, हम ट्रीट क्या कर रहे हैं जी, पर ट्रीट तो करना पड़ा जी, हम दूसरे सिस्टम से चलते थे। जी, nice। पर ये सब के बावजूद जब मेरे को इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा सर आप ये बताइए कि ये क्या हो सकता है कोविड का इलाज। मैंने कहा नहीं, दूर दूर तक भी मैं ये नहीं कहने वाला बनूंगा कि आप एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर से कोविड को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने स्टोरी यही डेवलप की थी कि आप जो है, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। बड़े बड़े फोरम पे अच्छे अच्छे नोटेड एलोपैथ्स जो एम्स के डॉक्टर गुप्ता आते थे, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम, जी, और भी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आते थे, एक से एक बड़े डॉक्टर्स चैनल्स पे आते थे, डॉक्टर तेहान आते थे, सब लोग बताते थे, लेकिन हर एक आदमी के मुंह पे एक ही बात थी कि आपका अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है जी, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से बढ़िया कोई थेरेपी शायद ही मिलेगी। और ये सच में वर्क करता है इम्यूनिटी के ऊपर? यस, क्यों नहीं। मतलब इम्यून बूस्टर्स हैं, वैसे इम्यून बूस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इम्यून सिस्टम के प्रेशर पॉइंट है जो मैं आपको अगर बताऊं तो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स में आपको बताता हूं टू बी डन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी यहाँ आपके टॉक के दौरान मैं जो पॉइंट्स एक्यूपंक्चर के डिस्कस करूंगा वो टू बी डन बाय ए नॉर्मल पर्सन, वो उंगली से दबा के करेंगे, एक्यूप्रेशर द्वारा करेंगे, एक्यूप्रेशर वे। ओके, ये नहीं कि आप सुई लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो इंटरवेंशनल थेरेपी है जिसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम आउटराइट, कभी हमारे पास ट्रेनिंग में जितने में आपने बताया कि 1450-1500 को ट्रेनिंग दे चुका हूँ अक्रॉस द ग्लोब जी, उसमें मैं आउटराइट मना कर देता हूँ अनटिल अनलेस कोई डॉक्टर्स ट्रेनिंग लेने आए। जी, जो लाइसेंस डॉक्टर्स हैं उनको तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, और वो काम भी मैं डॉक्टर प्रीति के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग मैं खुद देता हूँ और बहुत कारगर है, बहुत कारगर। और एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग देने के लिए किसी डॉक्टरेट या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो कोई भी इंसान वो सीख नॉन सकता है। इंटरवेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक आपने कोई दवाई, जीरो मेडिसिन, आपको डॉक्टर का लाइसेंस, डॉक्टर बनना, या आप एक बार लिखवा के रखता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हम आपको डॉक्टर नहीं बना रहे हैं। जी, अब आप कहोगे कि मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था, फिर पूछोगे मुझे कि आप कहने वाले थे, पूछना चाहोगे, डेफिनेटली जानना चाहोगे, आपकी क्यूरियोसिटी से इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाते। क्या वजह क्या होती है? आई थिंक पैसा इज़ वन फैक्टर, पर इंटेलिजेंस लेवल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। हाँ, अब ये सोचिए, अगर मैं यहाँ बैठ के कहूँ मैं 3 महीने में ट्रेनिंग देके आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, तो ये बहुत ही नाजायज़ होगा, बिल्कुल अन्याय होगा किसी के साथ ये कहना कि जो मेडिकल साइंस पढ़ के 5 साल MBBS करने में, उसके बाद 2 साल MD और स्पेशलाइज करने में वो 7, 8, 10 साल लगाता है डॉक्टर, बिल्कुल स्पेशलाइज करने में। मैं कहूँ मैं तुम्हें ऐसा डॉक्टर बना रहा हूँ 3 महीने में या 2.5 महीने में, जो तुम उससे अच्छे रिजल्ट हो, उससे कभी मेडिकल साइंस में कंपैरिजन नहीं करना है। हर थेरेपी की अपनी इंपॉर्टेंस है। कभी भी मैं इस मामले में बहुत खुला विचारधारा रखता हूं। कंपैरिजन करते ही वो चीज़ें गलत ट्रैक पे चली जाती हैं। गलत ट्रैक पे मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्सेप्टेबिलिटी, मैं यहाँ पर बैठ के हॉस्पिटल्स का नाम लेना उचित नहीं होगा, पर मैं कई बड़े अस्पतालों से एसोसिएटेड हूँ जहाँ पर ओनली ऑन कॉल जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ना तो अभी सेहत उतना साथ देती है, मतलब मैं अभी इसको कम कह रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे काम करता हूँ। अच्छा, हाँ, आई विश आई कुड डू मोर। एंड यू आर 76 एज? या आई विल कंप्लीट इन, भगवान ने चाहा तो 2.5 महीने में 76 भी हो जाऊँ। नाइस। लेकिन मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इट इज़ नेवर टू लेट। आपको ताज्जुब होगा, मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट में मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर इवन फ्रॉम लंदन, अमेरिका, ऐसे वहाँ के भी लोग हैं। यहाँ के इंडिया में अगर मैं कहूँ, वन ऑफ माई वेरी आई मीन पैशनेट लर्नर एंड प्रैक्टिशनर इज़ आई वॉन्ट नेम, बट शी इज़ ए रिटायर्ड ऑफिसर, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर रिटायर हुई हैं वो, ओके, IFS,
फ्रॉम राजस्थान कार्डर। और मज़े की बात क्या है कि मेरी जो एक और स्टूडेंट है, आई डाउट शी इज़ इवन 10th पास, पर जहाँ तक रिजल्ट्स का सवाल है, डेडिकेशन, डिवोशन, क्योंकि उसके बाद जो IFS हैं वो 2 नंबर पे आती हैं, पर जो उसके बिना है वो 1 नंबर पे है, क्योंकि उसके बाद टाइम ही टाइम है। उतना अमाउंट ऑफ एफर्ट दिया गया है सीखने में, इम्प्लीमेंट जितना प्रैक्टिस होगा उतना परफेक्शन आएगा। तो सिखाया किसी को भी जा सकता है, और सिखाना कैसे है वो मेरे से आपको छोटा सा एक ग्लिम्प्स दे दूँ। जी बताइए। कुछ मेडिकल नेम्स होते हैं जो आदमी डर जाता है कि मैं पता नहीं याद कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। ठीक बात है। लाइक ये छाती की हड्डी जो है जी, इसको जब आप बाईपास सर्जरी करते हैं तो आजकल मेडिकल साइंस ये कहती है पेशेंट को सब बताना है। जी। एक टाइम होता था जब पेशेंट को अगर बता दिया कि ये तुम्हारी छाती की हड्डी को काट देंगे, उल्टा वो बीमार तो हो वो जाता है। डर के मारे मर जाएगा अगर वैसे नहीं मरेगा तो। Right. ठीक है ना। हाँ। पर अगर उसको, मैं स्टूडेंट के एंगल से बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको स्टर्नम ना कह के इसको अगर मैं ब्रेस्ट बोन कह दूं, हर एक को पता है छाती को सामने ब्रेस्ट कह देते हैं। हाँ। ये क्लेविकल है। हाँ। इसको मैं अगर मैं कॉलर बोन कह दूं, ये कॉलर है। हाँ। ये पेटिला है। हाँ। इसको मैं अगर नी कैप कह दूं, हाँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो समझाना है ना। तो आप कोई वहाँ पर MBBS का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कि आपने हड्डी का नाम गलत लिख दिया। बिल्कुल ठीक बात। जो काम बोलचाल की भाषा कर लो यार, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए। अल्टीमेट जो पेशेंट का 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है कि एलोपैथी से हो, चाहे होम्योपैथी से हो, चाहे आयुर्वेदिक से हो, चाहे एक्यूप्रेशर से हो, या नेचुरोपैथी से हो, चाहे मैग्नेट थेरेपी से हो, इतनी सारी थेरेपी आ गई है। हाँ, बहुत सारी थेरेपीज आ गई हैं। अभी एक नया कपिंग और आ गया है। हाँ। अच्छा, मज़े की बात क्या है जी, कि लोग जो हैं वो कुछ भी कर रहे हैं। कोई कपिंग थेरेपी कर रहा है, कोई मैग्नेट लगा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई सीड बांध रहा है जो कि सुजोग है, पर कहते सब एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। जबकि एक्यूप्रेशर नहीं है। एक्यूप्रेशर का नाम और निशान नहीं है। बिल्कुल, एक्यूप्रेशर का ए भी नहीं है। ए भी नहीं है उसमें। तो आप थोड़ा सा बताएं एक्यूप्रेशर के बारे में कि एक्यूप्रेशर एग्जैक्टली क्या है। क्या ये टेक्निक साइंस से अलग है, या इसमें क्या लॉजिक है कि आप कुछ पॉइंट्स लगातार प्रेस करते हैं और कोई बीमारी क्योर हो जाती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्यूप्रेशर में मैं अपनी बात करता हूँ, जो लोग करते हैं उसकी बात नहीं करता। जैसा मैंने बताया कि लोग तो वो सीड बांध के भी, या कुछ लोग अब सीड ही नहीं, मेथी दाने की जगह उन्होंने छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट आ गए इतने इतने से, वो बांधने शुरू कर दिया। जी। यू आर मिक्सिंग अप थिंग्स। मैग्नेट कर रहे हो तो मैग्नेट थेरेपी नाम करो ना यार, उसको ब्योल क्यों कह रहे हो? बिल्कुल ठीक। ब्योल कह दिया, चलो ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं प्योर एंड सिंपल रिफ्लेक्सोलॉजी फॉलो करता हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी ना, रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, ये सवाल उठेगा। बिल्कुल। रिफ्लेक्सोलॉजी है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपके हथेली में और तलवे में, फोटो आप बाद में जी वो साथ में दिखा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दीजिएगा, जो लोगों को समझ आ जाए। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, यहाँ से सिर से लेके और टो तक, बिग टो, जी, पैर के अंगूठे को, जी, अंगूठा भी कह सकते हैं, जी, थंब ऑफ द फुट, जी, या बिग टो कह दो, एक ही बात है। जी। आमतौर से हाथ के अंगूठे को अंगूठा कह देते हैं थंब, और पैर के अंगूठे को बिग टो कह देते हैं। इतनी सी जगह में पूरा, जो अगर 6 फुट का आदमी है या 5 फुट का आदमी है या 4 फुट का, जब भी छोटा बच्चा होता है वहाँ से लेके जितने भी शरीर के अंग हैं, बड़े बड़े जो वाइटल्स हैं, लाइक लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, डायफ्राम, ये लंग्स हो गए, और भी इंटेस्टाइन्स है, पेट है, पेनक्रियाज है, इतने सारे नाम लूँगा बहुत टाइम निकल जाएगा, सबको पता अंग क्या होते हैं जी। तो इनके जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, अब एग्जांपल देने के लिए मैं आपको थोड़ा सा, जिससे बिल्कुल ही ब्लैंक ना जाए, लोगों को समझ ना आए जिन्होंने कभी सुना नहीं इस बारे में, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कि जैसे मैं अगर अपना हाथ यूँ ऐसे उठाता हूँ, हाँ जी, हाथ की मैं मुट्ठी अगर बंद करता हूँ, ऐसे मुट्ठी बंद कर ली, हाँ जी, अब मुट्ठी को मैं खोल देता हूँ, मैंने सिर्फ ये उंगली बंद कर ली, इंडेक्स फिंगर लास्ट वाली, लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर ये है, ठीक है, ओके, लिटिल फिंगर ये है, जो छोटी उंगली है, इसको मैंने यहाँ मोड़ लिया, जी, हथेली में, कलाई में, जो हथेली में जहाँ पर ये टच कर रहा है, जी, ये लिवर का राइट हैंड में, जी, जी, लिवर का रिफ्लेक्स पॉइंट है यहाँ पर, ओके, ये वाला, ठीक है। इसके इमीडिएटली नीचे गॉल ब्लैडर का रिफ्लेक्स पॉइंट है, लिवर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अगर आप चाहेंगे तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप एक चार्ट डाल दीजिए। ठीक है, बिल्कुल डिस्प्ले कर देंगे हम। हाँ, और राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड पे जब आ गए, जी, ये उंगली जब मैंने मोड़ी, हाँ जी, तो यहाँ पर हार्ट का प्रेशर पॉइंट हो गया लेफ्ट हैंड में, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और लिवर जो है वो राइट साइड में है। ठीक है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और हार्ट के नीचे स्प्लीन है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेते हैं बड़े आराम से। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे और मैं बताऊं, अगर मैंने मुट्ठी फिर बंद कर ली, हाँ जी, अब ये जो पॉइंट टच कर रहा है, ये मेरी रिंग फिंगर, राइट, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ठीक है, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि भगवान ने जब इंसान को बनाया, जी, ह्यूमन बॉडी बनाई, तो पैरेलल्स क्रिएट किए हैं, पार्ट्स जो है वो पेयर्स में दिए हैं। ओके, पर ये जो मैंने पहले 4 बनाए वो सिंगुलर है। बिल्कुल बिल्कुल हार्ट जो है वो, सिंगुलर है। हार्ट इधर है, बिल्कुल, हार्ट का सिंगुलर है। ठीक अब है, यहाँ पर मैं मजाक मजाक में अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोल देता हूँ कि भगवान ने एक दिल दिया, उसको संभालना मुश्किल है, 2 देता तब क्या करते तुम? ठीक है ना? तो इसलिए एक ही दिल दिया। ठीक है, लिवर इतना स्ट्रांग है हाँ, कि आपको ये अगर आप चॉप ऑफ भी करते हो, आज सुबह में एक किसी डोनर की वो फोड़ रहा था कि भाई छोटा सा लिवर का टुकड़ा दे दो अच्छा, ट्रांसप्लांट के लिए, राइट, क्योंकि वो ग्रो कर जाता है, रीग्रो कर जाता है। बिल्कुल कर जाता ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, अब मैं फिर मुट्ठी बंद करता हूँ। ये जहाँ पर आया, इंडेक्स फिंगर, जी, इंडेक्स फिंगर एड्रीनल ग्लैंड को टच करता है। एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, Okay. उसका एड्रीनल ग्लैंड को एनकरेज करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, एनर्जाइज करता है। ठीक है। और मैं मिडिल फिंगर अगर करूँगा, तो ये हथेली में जो हम जब मंदिर में जाके प्रसाद लेते हैं, चरणामृत, राइट, तो ये जगह पेनक्रियास का रिफ्लेक्स पॉइंट है। ओके, जो डायबिटिक्स होते हैं उनको यहाँ पर अगर वो प्रेशर देंगे, और उससे पहले वो यहाँ पर ये अंगूठे के बीचों बीच जो उठा हुआ पोर्शन होता है, रेस पोर्शन, यहाँ पर पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है एंड्रिनल सिस्टम है, ओके, उसका प्रेशर पॉइंट होता है। ओके, तो उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट हो जाते हैं सारे एंडोक्राइन सिस्टम के। यहाँ पर थायराइड का पॉइंट होता है, पैराथायराइड, ये बड़ी लंबी कहानी है, जी, वो जी। आपको आने से अभी लेकिन ऑडियंस को काफी हद तक आइडिया ऑडियंस लग को गया इतना होगा। समझ आ गया होगा। हाँ। अगर आंख में लाली आ जाती है, हाँ। तो ये वी फॉर विक्ट्री की जगह जो ये जगह है, हाँ जी, यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे, जी, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं थोड़ी सी समय में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, जी, कि ये जगह जो है, ये 2 उंगली के नीचे, हाँ जी, यहाँ अगर जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, हाँ जी, यहाँ पर मैं अगर दबाता हूँ तो आँख की कोई छोटी मोटी समस्या होगी, कई बार कोई पतली पतली कैपिलरीज होती हैं वो लाल हो जाती हैं, हाँ, तो वो सब जो यहाँ पर कुछ मिनट या सेकंड दबाने से अच्छा, वो लालामी हट जाएगी। कान में कोई प्रॉब्लम हो तो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के नीचे ये जगह जो है, ये कान का रिफ्लेक्स पॉइंट है। अब इतनी सी बॉडी है, ओवरलैपिंग तो होगी, जी, 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 तो आपने जब जो पॉइंट दबाना है, आप ये मान के चलिए आप सिर्फ उसी को हैंडल कर रहे हैं, बिल्कुल, ये मत सोचिए कि ओवरलैपिंग होगा। हाँ, हाँ, अब मैं इस पॉइंट को, जैसे मैंने बताया, अगर मैं इस मिडिल फिंगर को यहाँ करूँ जी, तो ये किडनी का पॉइंट आ गया, हाँ जी, ये जगह। ठीक है, यही मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टमक का प्रेशर पॉइंट है। ओ, सब ये जो आसपास ही है, ये जहाँ टच, इतनी सी जगह में पूरा ना। मैं अगर आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, जी, आपको मैं कहूँ यार चलना, 1 हफ्ते के लिए हम कहीं ट्रिप पे चल रहे हैं, और इतना बड़ा आपको एक सूटकेस दे दिया कि भैया इसमें कपड़े पैक कर लो, तो क्या करोगे? ऐसा कर सकते हो कि ये सारी पैंटें रखी है, ये शर्ट है, ये अंडरगारमेंट्स हैं, ये ऐसा नहीं ना, आप एक के ऊपर एक रख के हाँ। और उसको प्रेस कर देते हो। हाँ जी, तो ये बॉडी में इतनी सी जगह में कॉम्पैक्ट, आप उन साइंटिस्ट को सोचिए जिसने ये इजाद किया होगा। सही बात है, और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि इतना बताइए। नहीं, वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो करना मुश्किल है कि अच्छा। इजाद कैसे हुआ। ठीक है, ये जो ब्रेन पॉइंट है, ये जो टिप ऑफ द थंब, ये लिटिल इंडेक्स फिंगर, और इससे यूँ करते हैं जो योग निद्रा योग वगैरह करते हैं साधु संत, योग की, गुरु नानक को देखा कभी ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, तो वो योग साधना, योग साधना, ये ब्रेन पॉइंट है, इस पे मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। प्रेशर डालने से क्या होता है, अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, एक्यूप्रेशर काम कैसे करता है। बिल्कुल सर, जी, ये योग के लिए इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। ये ब्रेन पॉइंट है, जो साधु सन्यासी जितने भी, वो यूं करके और ऐसे उंगली को सीधा रखते हैं। ये करने से जब वो ऐसे बैठ जाते हैं तो ये ब्रेन पॉइंट दब रहा है। ठीक है, दबाने से स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? एनर्जाइज कर रहे हैं आप। ओके, अब ये यहाँ से निकल के क्या आता है, ये शॉर्ट में बता दूंगा कि ये ब्रेन पॉइंट है, किसी को पता नहीं था। एक स्टोरी जाती है कि ये 5000 साल पुरानी विद्या है ये। तब कभी किसी राजा महाराजा, क्या कोई चाइना में कोई मॉन्क होता था, उसके यहाँ उनको जाना था, क्या नाम है,
कहीं रिलीजियस किसी उस पे डिस्कोर्स पे, और रिवर तक जाके नहाना था और नंगे पैर जाना था। ठीक है। तो उनके राज्य में कोई एक रिश्तेदार तो आके रहते थे राजा के यहाँ, मस्ती करने को मिलेगी, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता, खाओ पियो मस्ती रहो। तो यहाँ पर उसके नंगे पैर जा रहा था, रास्ते में एक कांटा चुभ गया, पैर में कांटा चुभ गया उस अंगूठे पे। ठीक है। खून निकल आया, मिट्टी से पानी से सब जगह से गया, वो पक गया। वो जो वैद्य था वो मशहूर था कि इसके पास हर चीज़ का इलाज है। ठीक है। उसके पास लाया गया, उसने बहुत इलाज किए, वो ठीक ही ना हो, कोई सेप्टिक ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। पर उसको जो मरीज था जिसको चोट लगी थी, उसको ऐसा लगा कि मेरे सिर का दर्द कम हो गया। अच्छा, यहाँ से हुआ। दिस इज द स्टोरी दैट गोज। अब जैसे न्यूटन का है, न्यूटन लॉ कि पेड़ के नीचे, एप्पल के नीचे बैठा था, सेब गिरा, तो वो ये सोचने लगा नीचे क्यों गिरा, ऊपर के ग्रेविटेशन का इजाद हुआ। राइट। मेरे और आप जैसे होते तो हम सेब खाने लगते। ठीक है, लेकिन नहीं, इतना निकम्मा नहीं समझना आपने मुझे। ह्यूमन टेंडेंसी तो ये है ना। राइट। हर एक आदमी इतना दिमाग लगाता तो साइंटिस्ट कहाँ पहुंच जाता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कोई आप मुझे कोई पेशेंट की स्टोरी आप बता सकते हैं कि कोई क्रिटिकल सिनेरियो हो जहाँ पर एक्यूप्रेशर ने कोई मेजर रोल प्ले किया हो? मैं समझ रहा हूँ का इशारा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कितना टाइम है तो आप कहोगे 60 मिनट। जी। मैं आपको 60 स्टोरी सुना सकता हूँ, वो तो पॉसिबल नहीं है। जी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जी, जो इमीडिएटली दिमाग में आती है। जी। फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं पेशेंट का नाम आई अंडरस्टैंड सर, या हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊँ, Understand, बट इट वाज ए वेरी डेकोरेटेड हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली, ओके, एंड द पेशेंट वाज आल्सो क्वाइट समथिंग। पर पेशेंट तो पेशेंट होता है, उसमें मेरे पास गार्ड भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के और IAS IPS। तो मिस्टर एक्स ले लेते हैं उनका नाम, मतलब पेशेंट का नाम, हाँ, रेफरेंस के लिए एक्स ले लेते हैं जी। मिस्टर एक्स को हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करते समय मेजर हार्ट अटैक आ गया। ओह, कैथ लैब से उनको रिमूव किया गया। ओह, OT में मिस्टर वाई, नोटेड सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट, ने सर्जरी की। ओके, द पेशेंट वाज ओके, हार्ट अटैक से निकल आए। 3 दिन तक नॉर्मल रिकवरी होती रही। ओके, 3 दिन के बाद द पेशेंट डेवलप्ड हाई ग्रेड फीवर, ओके, एक्यूट सेप्टिसीमिया एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार शायद, या 2 बार, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बहुत पुराना केस है, कहीं 2004 में हुआ था, आज से 20 साल के साल पहले। तो उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जब वो 40 दिन हो गए वेंटिलेटर पे भी, ओके, 40 दिन हो गए, 40 दिन तक वेंटिलेटर पे था वो पेशेंट, और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा नॉर्मल कन्वेंशनल मेडिसिन पे। तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही मुझे बताया था कि उनके घर पे उनकी पत्नी ने उनको कहा, उनको अच्छा एक्सपोजर था कहीं एक्यूप्रेशर का, कि एक्यूप्रेशर भी साथ में क्यों नहीं ट्राई करते। बिकॉज आफ्टर दैट केस आल्सो आई हैव स्टार्टेड क्लेमिंग कि एक नया वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ आपके लिए, जो कि कोई ऐसी बात भी नहीं है कि पहली बार सुनोगे। को मैनेजमेंट इज़ ए वेरी सिंपल वर्ड। मैं को मैनेजमेंट टर्म को यूज़ कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सो मेनी थेरेपीज। एक बड़ा गलत शब्द यूज़ होता है हमारे कॉमन जार्गन में, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट थेरेपी। नाम सुना होगा आपने? सर पहले वो स्टोरी कंप्लीट करूंगा मैं, फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं, बस एक सेंटेंस में खत्म कर रहा हूँ, एक सेंटेंस में खत्म। मेरे को उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया। नहीं, वो ठीक है, आने वाली बात है। आप जब एंड सुनोगे तो आपको और भी मजा आएगा। तो ऑफ कोर्स थोड़ी लंबी स्टोरी है, आई डोंट नो ऑडियंस कैसे उसको लेगी, पर तो वो जो है, मैंने वहाँ पर एक टर्म कॉइन किया है, को मैनेजमेंट। एक्सेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। मरीज का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, पहले भी मैं छोटे से शब्दों में कह चुका हूँ। मरीज कहता मुझे ठीक कर दो यार, कैसे भी कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलोपैथी, आयुर्वेदिक हो, ये वो कोई भी है, कोई भी थेरेपी हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो। क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर का नाम सबसे बाद में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, लोग कहेंगे यार एक्यूप्रेशर की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ किसी की नहीं, मरीज को सिंपल उसको ठीक होने से मतलब है, ठीक होना है, जो चीज़ काम कर तो जाए। अगर आप सारे डॉक्टर मिल जाओ, आज आई एम कन्वेइंग दिस वर्ड टू एवरीबडी, बहुत डॉक्टर्स ओपन माइंडेड हो गए हैं।
आप ताज्जुब होगा, जयपुर में एक डॉक्टर हैं, अगेन नॉट नेम हिम, ही इज DM पीट्स, उतना तो बता देता हूँ। उनका नाम नहीं लूँगा पर बता रहा हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू सुन के अपनी मैडम का इलाज किया। ही सेड दैट आई हैव सेव्ड माई वाइफ्स लाइफ आफ्टर लिसनिंग टू योर इंटरव्यू ऑन कोविड जैसी बीमारी से। और वो फ़ैन हो गए हैं इसके। वो कहते नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और उन्होंने अपनी मैडम को भेजा ऑल द वे फ्रॉम जयपुर किसी को इसको। आना संभव नहीं हुआ था तो उन्होंने ऑनलाइन ही ट्रेनिंग ली। तो वो तो अलग बात है। अब ये जो आपने सवाल पूछा, जी रिपीट करेंगे सवाल थोड़ा सा? मैं तो अभी आपसे उस स्टोरी के बारे में, उस स्टोरी को कंटिन्यू करना है जी। तो एट दैट स्टेज जब उनकी वाइफ ने कहा, उस समय तो उन्होंने कहा कि यार अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमने लगा रखे हैं, अच्छी सी मेडिसिन, एवरीबडी इज ट्राइंग कि ये पेशेंट को रिवाइव करना है। इट इज वी हैव टेकन इट एज ए चैलेंज। और वो डॉक्टर साहब जो हैं, आई वॉन्ट माइंड नेमिंग हिम, कि मतलब पर मेरा दिल करता पर मैं एथिकली नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब ऐसा डेडिकेटेड डॉक्टर मिल जाए अगर तो भगवान आ गए। मतलब मैं जब 6:45-7 बजे उस हॉस्पिटल में जब मैं जाता था, तो मैं जब चढ़ रहा था, उतना तो मैं बताए बिना नहीं रह सकता कि वो उतर रहे थे राउंड लगा के, सर्दियों में सुबह 6:45 बजे। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुला के सारा बताया, मुझसे पूछा आप क्या करेंगे। सारा कुछ हुआ। वो बातें छोड़ो, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय मुझे 2004 में 1000 रुपये फीस ऑफर की थी। मैंने कहा हजम नहीं होगा, 500 रुपये से काम चल जाएगा विजिट के साथ। एनीवे वो छोड़ो। तो उन्होंने 1000 रुपये ऑफर की थी, मैंने 500 एक्सेप्ट की थी। लेकिन तो उन्होंने मुझे बुला के सारा समझाया। मैंने कहा जी ये करूँगा। उन्होंने कहा पेशेंट आज भी आप कर सकते हो। पेशेंट अटेंड करना शुरू किया। कुछ न्यूरो पॉइंट और नर्वस सिस्टम के पॉइंट्स होते हैं जो कोमा तक के केसेस में भी कारगर हैं। अभी ऑफ लेट उन्होंने मुझसे एक केस करवाया कोमा का, जिसमें मैं इतना सक्सेस कर चुका कि वो आज बच्चा आज भी अलाइव है। आज से 3 साल पहले का केस है। और वो पूरा रिएक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकली 95% हो गया, बट उसका साउंड बॉक्स में काफ़ी डैमेज हो गया था, तो वो बोल नहीं पाता। एनीवे तो उसका जो है, जब मैं छोटी सी और स्टोरी बताऊं आपको कि 3 दिन हो गए। मेरा अपना तरीका ये है कि कोई भी बीमारी आम तौर से 3 से 4 दिन में पेशेंट ये रिस्पॉन्स देने लगता है कि वो सही दिशा में जा रहा है, वो रिस्पॉन्ड भी करेगा या नहीं करेगा। आपको पता है कि एलोपैथी में भी आप जो है वो टेस्ट वेस्ट करवाते हैं ये देखने के लिए कि एलोपैथिक जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो हैं वो कहीं रेजिस्टेंट तो नहीं हो गए। ठीक है ना? तो इस केस में क्या हुआ कि 3 दिन हो गए, कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिला। अदरवाइज 3 से 4 दिन में थोड़ा थोड़ा लगने, ठीक नहीं हो जाता आदमी, पर ऐसा लगने लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ को पेशेंट को एहसास होने। उसी पेशेंट की बात करें जो वेंटिलेटर पे थे? जी। वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, जो कोमा जो वेंटिलेटर पे, वो तो बोल ही नहीं सकता ना। हाँ। ना आंख भी नहीं खोलता था पूरी। वो आप एक्व प्रेशर दे रहे हो तो आपको मालूम नहीं चल रहा कि कैसे रिस्पॉन्ड आ रहा है। उसकी आंख इतनी खुली ही रहती थी, ओके, बल्कि थोड़ी सी खुली रहती। ठीक है। 4th डे जब मैं 3rd नाइट को आया था, उनसे मैंने कंडीशन रखी थी कि मेरा घर बहुत दूर था वहाँ से, कि या तो मैं लेट आवर्स में आऊँगा या अर्ली मॉर्निंग। तो उन्होंने मुझे परमिशन रिटन दे रखी थी। तो वो जो गए, उन्होंने चेक किया तो उनको लगा कि कुछ रिस्पॉन्स है। अच्छा। जब सुबह सुबह हम सीढ़ी पे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही था वो, तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं जा रहा था सीढ़ी से और वो नीचे उतर रहे थे। तो गुड मॉर्निंग हुई, क्रॉस कर गए एक दूसरे को। देन ही टर्न बैक एंड से सक्सेना कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा क्या हुआ सर? कहते यार योर पेशेंट हैज स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। मैंने कहा सर मजाक कर रहे हो, मैं तो रात को गया हूँ। देयर वाज नो रिस्पॉन्स। ही सेड यू गो एंड सी। मैंने जाते ही, मन में तो खुशी हुई, जाते ही मैंने उसका ब्रेन पॉइंट को टच किया, यहाँ पर प्रेशर दिया, तो उसने अपनी आंख बंद कर ली। दर्द की वजह से, पेन होता है तो दर्द होता है, तो आप आंख बंद करते हो या फेस पे आता है एक्सप्रेशन। एक ऐसा आभास होता है कि कोई चीज़ चुबाई जा रही है, सुई या कील या कांटा। मैंने देख तो लिया, तो उसकी वाइफ बुरके में होती थी, उसने झुक के मेरे पैर छूने की, देखिए डॉक्टर साहब अभी बता के गए थे, ये रिस्पॉन्ड करने लगे। शी वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा रुक जाओ, अभी ये रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है। उसके बाद मैंने उसको बिना बताए दबाया
दूसरी जगह जहाँ दर्द नहीं होना था, मुझे पता था यहाँ नहीं हर्ट करेगा, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो वो भी थोड़ी सुस्त हो गई। देन इट केम टू माई माइंड, लेट मी चेक अदर फैकल्टी भी काम कर रही है या नहीं। इतना तो मुझे नजर आ गया था। जब मैंने उसका ये जानने के लिए कि इसका हियरिंग फैकल्टी भी काम कर रही है या नहीं, सुन भी पा रहा है या नहीं, तो मैंने उसको बाय नेम एड्रेस किया। ओके। उसका नाम लेके मैंने कहा कि मिस्टर एक्स, आपको अगर मेरी आवाज़ सुनाई देती है तो अब मैं जहाँ दबाऊंगा, अगर दर्द हो तो आंख बंद करना, दर्द ना हो तो आंख बंद मत करना। फिर क्या हुआ? एंड आई प्रेस्ड ब्रेन पॉइंट एंड ही अगेन, और जोर से उसने आंख बंद की। देन इट प्रूव्ड कि हाँ काम होना शुरू किया है। एंड उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होता गया। एंड आफ्टर 18 और 19 days ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्या बात कर। एंड बाद में उन्होंने मेरे किताबों में लेटर छपवाया कि उन्होंने ये वो करवाया है कि द पेशेंट इज डूइंग वेल ऑन फॉलोअप्स आल्सो। बट एक पेशेंट जो मल्टीपल ऑर्गन्स कोलैप्स हो गए थे, वेंटिलेटर पे थे, मेजर हार्ट अटैक आया, सब हट गया। डायलिसिस भी 3 से 2 पे तो मेरे सामने आ गई थी, और उसके बाद उनकी मैडम को समझा दिया था कि ये करते रहोगे तो ये डायलिसिस ही होते हैं। नाउ ही इज डूइंग विदाउट डायलिसिस एंड ही इज फाइन। ही इज फाइन। सुपर ऑसम। अब तक तो नहीं पता मुझे, आई एम श्योर। अब तो 20 साल हो गए। हाँ, बट ही वाज फाइन। ही वाज फाइन। डॉक्टर ने जो लेटर 2 साल बाद लिखा है, आफ्टर वॉचिंग फॉर 2 years, he has written a letter in my book. वेरी नाइस, सो टचिंग एंड इंस्पायरिंग। तो जैसे आपने बोला कि 60 मिनट में 60 स्टोरीज हैं, आई एम श्योर बहुत स्टोरीज हैं आपके इसी पास। स्टोरी ने 20 मिनट कवर कर ली होंगे। हाँ, तो बहुत स्टोरीज हैं। तो मतलब इन शॉर्ट वी कैन से वन थिंग without going into the details of all the stories. It's very effective, but one condition, provided done the correct way. अगर सही तरह से एक्यूप्रेशर नहीं किया जाएगा, सही जगह पर नहीं किया जाएगा, सही इंटेंसिटी से नहीं किया जाएगा, तो रिजल्ट्स एल्यूड करेंगे। इसलिए व्हाट आई वांट टू से कि मेरे किताबों में क्या है कि एक तरफ मैंने शुरू में जो पहली किताब लिखी थी, जो विच बिकेम बेस्ट सेलर इन द इंटरनेशनल मार्केट विद इन 3 to 4 months। अच्छा। और मिराकुलस इफेक्ट्स ऑफ एक्यूप्रेशर नाम है उस किताब का। It was co-authored with an allopathy doctor, Dr. L.C. Gupta. He was IG BSF and Director Medical, heading a team of 340 doctors at that time in BSF. Okay. तो अभी तो उनको 2010 में पद्मश्री अवार्ड मिला फॉर राइटिंग 112 बुक्स ऑन मेडिकल साइंस, एंड आई एम फॉर्चुनेट इन हैविंग ऑथर्ड 4 बुक्स विद हिम। सो नाइस। तो सर ये आप मेरे को एक बात बताएं कि एक्यूप्रेशर से या पंचर से किस किस तरह के डिसीजेज हम लोग क्योर कर सकते हैं, और कुछ कोरोना की भी बात आप मेरे को बता सकते हैं जो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। आपका वो पीरियड कैसा रहा, और कोरोना में भी बहुत लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, अपने अपनों को खोया है, और डॉक्टर्स के लिए भी वो एक बहुत चैलेंजिंग दौर रहा है। जो फ्रंट वॉरियर्स थे वो लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं हैं जिन्होंने मतलब इस अच्छे कॉज के लिए अपनी जानें दे दी। थोड़ा मेरे को आप प्लीज़ बताएं। देखिए, कोरोना इस समय बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है, क्योंकि अभी ताज़ी घटनाएं हुई हैं, और घटनाएं क्या, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। मतलब ये कई बार तो सोच के भी इंसान का दिल कांप जाता है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हो सके, उनके फ्यूनरल में नहीं जा सके, उनको श्रद्धांजलि ठीक से नहीं दे सके। दुख होता है बहुत। मेरे ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ कुछ लोग, मैं उस समय क्लियो काउंटी में रहता था, 27 डेथ हुई थी सोसाइटी में, 27, और वहाँ उनकी श्रद्धांजलि करने के लिए पूरा बैंक्वेट लेके, और उसमें उनके फ़ोटो लगा के उनको फूलमालाएं अर्पित की गई थी। बहुतों में हुआ होगा, लेकिन वो एक बड़ा पेनफुल पीरियड था। देखिए, आपने जो बात पूछी है कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, या तो एक सेंटेंस में ये कह के कि हम बीमारी का इलाज, अगर मैं ये कहूँ, कई फोरम पे मैं ये कहता हूँ कि बीमारी का इलाज अकेला नहीं करते। वी ट्रीट द बॉडी एज ए होल, विच इज़ कॉल्ड होलिस्टिक साइंस, होलिस्टिक मेडिसिन। ठीक है। और हम
ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि फिर हम करते क्या हैं अगर बीमारी का इलाज नहीं करते। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले जो आपने एक बहुत ही आजकल का हॉट टॉपिक है कोरोना के बारे में वो जो पूछा है, लोगों को बहुत जानकारी उसमें छोटा सा मैंने आपको जानकारी दी भी थी कि ऐसे ऐसे केस हुए जिसमें कि बहुत नुकसान हुआ, लाइफ का बहुत नुकसान हुआ। और पर मैं समझता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, उस समय जो है वो तो नुकसान जो हो चुका है उसको तो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हाँ, बीमारी के बारे में हाईलाइट करना ज़रूरी है कि बेसिकली वो बीमारी जो थी वो उससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता था वो लंग्स पे होता था। अब हमारा हाथ यहाँ लंग्स पे लगता है, जब भी मैं लंग्स की बात करता हूँ तो यूँ छूता हूँ, पर लोगों को ये भी पता चला उस दौरान कि वो लंग्स जो यहाँ नहीं वो पीछे हैं। वो कहाँ से पता चला कि डॉक्टर्स एडवाइस करते थे कि सुपाइन पोजीशन में आप उल्टा लेटें। एक्सरे भी आई थिंक वैसे ही हुए लोगों तो अब उसका क्या था, मैं अगर यूँ लेटा हूँ, सपोज ये बेड स्ट्रेट है जी, मैं यूँ लेटा हूँ तो मेरा पूरा बॉडी का वेट उस लंग्स पे पड़ रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि गुब्बारा फुलाओ, यहाँ से मुंह में गुब्बारे का नोजल दे दिया, यहाँ से अगर मैं कस के पकड़ लूँ तो फुलाने में बहुत दिक्कत होगी, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा फूलेगा। अगर इसको छोड़ दूं और यहाँ से पकड़ के फुलाऊं तो पूरा फूल जाएगा। तो जब मेरा बॉडी का वेट पूरा उस पर लंग्स पे आ रहा है तो, और फेफड़े कमज़ोर हो रखे हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन हो रखा है, कोरोना हो रखा है तो फेफड़े की बीमारी थी ना इसलिए, बिल्कुल। तो इसलिए, और होता क्या था कि सांस नहीं आ रही। सांस नहीं आ रही का मतलब क्या है? सांस करने के लिए, सांस को लाने के लिए जो एक्यूप्रेशर में जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है, दे आर साइनस पॉइंट्स ऑन द टिप्स ऑफ द फिंगर। 16 उंगलियां और 4 अंगूठे, 2 अंगूठे ये हाथ के, 2 पैर के, ये 20 हो गए ना। इन 20 में हर एक पर साइनस पॉइंट होता है। ये यहाँ पर मैं बाद में पिक्चर डाल दूंगा, देख लीजिएगा। साइनस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ऐसे दबा के दिखाऊँ आपको, इसको ऐसे नीचे से हाथ पकड़ के यहाँ दबाया और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट करना होता था 8 से 10 बार। इसको दबा के प्रेशर विद मॉडरेट प्रेशर इसको दबा के करना पड़ता था। ये इतने इफेक्टिव पॉइंट हैं सारे के सारे कि मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मेरे बेटे को भी कोरोना हो गया था, हम सबको कोरोना था, मुझे नहीं हुआ था तब तक, लेकिन घर में। तो मुझे पता चला, मेरी डॉटर इन लॉ ने आवाज़ लगाई, पापा इनका 80-85 के बीच में ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रहा है। ऑक्सीमीटर तो हर घर में अवेलेबल था उससे। देन आई सेड नथिंग डूइंग, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डबल मास्क लगा के, हाथ सैनिटाइज करके, बेटा चिल्लाता रहा कि आप भी हो जाएगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा। और हमने उसको प्रेशर दिया। 85 में भी था तो विद इन फेज ऑफ आई थिंक 10 मिनट्स और 12 मिनट्स इट रेज टू 92 और 93। क्या बात कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल अपने साथ हुआ बता रहा हूँ। एंड उसके बाद एक और बात, उसके बाद वो कभी नीचे लो नहीं आया। मेडिकेशन ट्रीटमेंट अगला एलोपैथिक चल रहा था पूरा, सब कुछ सुपर ऑसम। पर ये हुआ है, तभी तो मैंने आपको पीछे रेफरेंस में बताया कि वो जो डॉक्टर थे जयपुर के, उन्होंने ये प्रेशर पॉइंट देख के। अब इससे होता क्या है, ये साइनस पॉइंट है। साइनस पॉइंट को जब आप प्रेस करते हैं तो आपका जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ता है, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जब पूरी बॉडी में जाएगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, जहाँ भी सर्कुलेशन जाता है वो बॉडी के हर पार्ट पर ऑक्सीजन पहुंचाती, और ऑक्सीजन की तो कमी हो रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई जब ब्लड सर्कुलेशन आपने बढ़ाया यहाँ से, उसको आप पंप अप कर रहे हो। बिल्कुल, हार्ट की जो पंपिंग है वो तो है ही है, साथ में ये आप पंप कर रहे हो उसको ज्यादा। ये दीज आर कॉल्ड साइनस पॉइंट्स। ये बहुत ही इफेक्टिव है, पर ये मोस्ट टफेस्ट पॉइंट मैं कहता हूँ इसको। करने में दिक्कत नहीं होती, थकाने वाला पॉइंट है। 20 उंगलियों पे आपने 10-10 बार करना, ऐसे घुमाना है, और एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार घुमाना। तो ऐसे ऐसे घुमाते रहो। 2 बार मुझे टेनिस एल्बो लाइफ में हो चुका है। टेनिस एल्बो नाम की बीमारी होती है जो एक्सेसिव यूज ऑफ टेनिस, इससे एल्बो से हो जाता है जी। तो पर वो पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है। और आप जैसे बता रहे हो कि 85 से 92 आया था शायद, 92 हो गया। अगर ये एजुकेशन होती कोरोना नहीं तो मैं तो लोगों के पास नहीं, तो उसी दौरान तो जो एवीपी न्यूज़ और जी न्यूज़ ने किया, जी न्यूज़ को मैंने मना कर दिया था। क्या हुआ था सर वहाँ पे? नहीं वो तो खैर हुआ ये था कि मेरा बेटर एक्सपीरियंस था एबीपी न्यूज़ के साथ जी। दे इंटरव्यूड मी फॉर रफली 1 hour 45 minutes। पर वो लोग इतने सिंसियर थे
मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा कि वंस इतने सिंसियर थे कि वो जो क्रू आया था, जो कैमरामैन और जो एंकर थी लड़की कोई आई हुई थी, उनको एक को जाना था दादरी और एक को जाना था द्वारका, एक गाड़ी थी उनके पास। रात को 11:15 बजे वो मेरे से फ्री हुए, 1.25 घंटे उन्होंने इंटरव्यू किया। पर उन्होंने कहा जी वो तो, पर उन्होंने जो फाइनली उनके एडिटर साहब ने जब उसकी एडिटिंग की, जबकि आई एम थैंकफुल टू देम आल्सो कि 4 मिनट का न्यूज़ आइटम नहीं होता, उन्होंने न्यूज़ आइटम में लगा दिया गलती से उसको, क्योंकि इतनी उस समय मारामारी चल रही थी। न्यूज़ आइटम में लगा के, पर वो अपनी वही वाली बात है, TRP वाली बात। तो उसमें वो एम्बुलेंस दिखा रहे हैं, वो उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है वो उसकी मान्यता दी है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पे, वो बता रहे हैं। तो वो कहानियाँ करके उन्होंने, मेरा हमेशा प्रयास ये होता है, मैं जिस चैनल ने भी मुझे इंटरव्यू किया है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मुझे मत दिखाओ भाई, इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है, हथेली और तलवे बताओ, जिससे कि वो ऑडियंस तक ये पहुँचे कि कहाँ दबाना है। तो जैसे मैंने अभी ये करके आपको बताया जी, अगर कोई भी जो ध्यान से देखेगा, इसको घुमाना, ये थोड़ा बहुत गलत भी करेगा तो फर्क पड़ जाएगा। ऑक्सीजन सर्कुलर पे जैसे साइनसाइटिस हो जाती बीमारी, सॉरी हाँ क्या नहीं सर बताइए। नहीं मैंने कहा साइनसाइटिस बीमारी होती है। आप अगर आप सिंसियरली ठीक से करें, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, अगर आपकी नाक बंद है तो आप जब तक ये करके 20 उंगलियों पे खत्म करोगे तब तक एक नाक तो खुल चुकी होगी गारंटी। इतना इफेक्टिव है। और ये सेम यही सेम थिंग, ये थिंग और भी हैं पॉइंट्स। हाँ मतलब लेकिन साइनस के लिए सेम पॉइंट है। पॉइंट ये पॉइंट्स हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं, पर यहाँ भी है, यहाँ जो मैक्सिलरीज हैं यहाँ भी प्रेशर पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन्स पर भी होता है, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पर भी होता है, पॉइंट्स बहुत होते हैं। इसीलिए फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। किताब में जितना दिया उसके करके आप थोड़ा बहुत तो इलाज कर लेते हैं, पर अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, और अगर ऑडियंस जानना चाहती है किताब के बारे में, तो मैं आपने वो किताब का नाम बता दीजिए, हम यहाँ मेरी किताबें बहुत सारी हैं। कितनी किताब आप या तो PDF डाल दीजिएगा। मेरी किताब, पहली किताब आई थी मिरेकुलस इफेक्ट्स ऑफ एक्यूप्रेशर बाय सृष्टि पब्लिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद आई हिंदी में भैरव सिंह शेखावत साहब थे जिन्होंने रिलीज़ किया था जी। उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था सच्ची किताब लाइए और हिंदी में लाइए, तो एक्यूप्रेशर और स्वास्थ्य जीवन, ये प्रभात पब्लिकेशन से आई, ठीक है। उसके बाद प्रभात पब्लिकेशन के डॉक्टर पीयूष अग्रवाल जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मेरी किताबों में, ठीक है। उन्होंने मेरी 4 किताबें छापी हैं, ओके, अलग अलग उनके पब्लिकेशन से। उसमें ग्रंथ पब्लिकेशन है, ओशन पब्लिकेशन है। तो देन उसके बाद मेरी नेक्स्ट किताब आई 101 क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन एक्यूप्रेशर एंड रिफ्लेक्सोलॉजी, ओके। उसमें एक्यूपंक्चर को भी हमने टच किया है, ओके। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर को मिला के एमलगमेट करके किया है, ठीक है। उसके बाद उसकी हिंदी वर्जन हम लाए एक्यूप्रेशर चिकित्सा। नेक्स्ट मेरी किताब आई 51 केस स्टडीज, ओके, हैंडबुक ऑफ एक्यूप्रेशर। इतनी सारी केस स्टडीज हैं, उसमें 50 केस स्टडीज हैं, उसमें 50 केस स्टडीज हैं, जिसमें जो मैंने आपको अभी जो वेंटिलेटर पे जो केस थे, न्यूरो केस था, वो भी उसके बारे में भी बताया। तो मैं तो सर इसी चीज़ से इतना इंस्पायर्ड हूँ, जैसे अभी आपने ऑक्सीमीटर वाली बात करी, तो आई लॉस्ट माई कज़न, मेरे मामा का लड़का, मेरे बहुत क्लोज था जी। एंड वो उस पीरियड में जब दिल्ली में त्राहीमाम मची सिलेंडर्स को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के, उसी समय में व्हाट हैपेंड, ही वाज फाइन, और 2 दिन बाद मालूम चलता है कि उसकी सिर्फ यहीं से स्टार्ट हुई कि ऑक्सीमीटर पे वो देखता है कि वो 80s में आ गया। तो वहीं से पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक बटन। अब अगर मैं समझ रहा हूँ ना, ये एजुकेशन आज मेरे पास होती तो उसको शायद मैं ये कंट्रोल कर पाता कि कुछ नहीं करना, ऐसे कर, ऑब्जर्व कर, देखते हैं। वैसे तो ये कहा जाता ना कि लाइफ और डेथ तो उसके वाले ऊपर वाले के हाथ में है, पर हाँ एक कोशिश तो कर। आदमी को ये तो नहीं होता ना कि हमने एफर्ट नहीं किया। हाँ सर, विदिन 2 days वी लॉस्ट हिम। टाइम नहीं लगता सर, एक बार जब मामला गड़बड़ हो जाए ना। He was healthy, 5 years younger to me, healthy, very sweet, और वो जो भरपाई है ना, वो कभी भी नहीं हो सकती उसमें। आप सर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं लोगों का, उस भाई के नाम में करो इसको, ये समझो कि आप उसके लिए एक अच्छा काम कर रहे हो जी, कि लोगों तक अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो जी, कि ये करने से मैं और आपको इसमें ऐड कर दूं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट जी। इसके बाद आप लंग्स के प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ जी, ये मैं वी फॉर विक्ट्री दिखा रहा हूँ आपको। इसमें ये जगह जो है करीब 1 इंच की जगह, ठीक है, यहाँ पर हमारा विंड पाइप और फूड पाइप होता है, ठीक है। ये माउथ से गया सीधा, और एक ये नाक से होके, ब्रेन से होके यहाँ तक आता है, स्कल से होके, ठीक है। ये अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं तो जी, एक के ऊपर एक है जी, इट्स ओवरलैपिंग, हाँ जी, ठीक है।
पर अगर मैं यूँ देखूँ तो आपको 2 दिखाई देती हैं। हाँ जी। एक ट्यूब फूड पाइप है, एक विंड पाइप है। जी। फूड पाइप हो गई इसोफेगस, ठीक है, और ये हो गया ट्रैकिया, जी। राइट। तो इसमें भी अगर कई बार आप यू कम अक्रॉस ए केस, आई एम टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू फर्दर एलोबरेट इट, जी। टाइम परमिटिंग, जी जी कि अगर आप यहाँ पर दबाएंगे हाँ जी। तो ये जो दबाने से अगर किसी को, कहीं आप बुजुर्गों को देखते होंगे, माताएं या फादर वगैरह, अंकल वगैरह, जो भी एल्डरली लोग होते हैं, कई बार छोटी एज में भी हो जाता है कि खाना खाते समय वो कहते हैं जी पानी का गिलास साथ में रखना पड़ता है, सलाइवा बनना बंद हो गया। हाँ जी। हाँ जी। तो सलाइवा बनना बंद हो जाता है तो क्या होता है कि जो खाना आप खाते हैं वो गीला नहीं होगा, तो सूखा सूखा तो खा नहीं सकते, निकल नहीं सकते, अटकता है वो। तो एक हर बार पानी का गिलास उठा के हर घूंट पे पीना पड़ता है। पर अगर आप यहाँ 2-3 दिन प्रेशर देंगे तो वो भी जो स्वेलिंग हो जाती है कई बार इंटरनली इसोफेगस में, तो वो दूर हो जाती है और वो खाना निकल जाने लगता है। तो ये भी प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं इसको कर सकते हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप बैक पेन के लिए और नीज के लिए आप प्रेशर पॉइंट्स बता रहे थे, तो ये इतना इफेक्टिव होता है कि बैक पेन को भी हम कर सकते हैं और वो रेगुलर करने से? सर बीच में मैं आपको फिर बोल देता हूँ मैं, बिकॉज आई गेट एक्साइटेड टू कम्युनिकेट टू यू के बैक पेन को हम छोटी बीमारी की कैटेगरी में रखते हैं। नी पेन जो है, नी पेन तो वैसे होता है ठीक, देखिए 100% कारगर कोई भी पद्धति नहीं है जी। सर्जरी में भी लोग करते हैं, अच्छे अच्छे सर्जन हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं जी, और सर्जरी करते हैं और वो ठीक भी होते हैं लोग, बिल्कुल जो नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। आजकल तो सारा कुछ रिप्लेसमेंट हो जाता है, हार्ट रिप्लेसमेंट होने लगे जी। पर लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे को ये पता है कि मेरे पास अगर 100 केसेस आए होंगे, एक छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, होंगे तो थाउजेंड्स में, नी पेन इज या स्लिप डिस्क जी, प्रोलैप्स डिस्क या शैटिका पेन जी, ये जो हैं इनमें ये मान लीजिए कि अगर 10 केस आ जाते हैं तो 10 में से आप ये मान लीजिए कि 7 या 8 तो काफ़ी बेनिफिट ले जाएंगे। और ऐसा भी कोई ऐसी स्टेज पे, लेट स्टेज पे आ रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ फॉर दी ऑडियंस एज वेल कि अगर पेशेंट आपकी इलाज से ठीक होना है तो 3 और 4 सेशंस में वो इंडिकेशन देने लगे। मैं ये कभी कतई नहीं कह रहा कि वो ठीक हो जाएगा 3-4 में, पर उसको ये महसूस होने लगेगा दूसरे, तीसरे, चौथे सेशन में कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जितनी पुरानी बीमारी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। पर मेरे पास कई बार मैंने एक अस्थमा का केस किया था, याद आता है कि इट वॉज 27 ईयर ओल्ड की अस्थमा, और उस समय की बात सोचिए आप कि वो अमोनिया की प्रिंटिंग प्रेस थी उनकी, तो सारा दिन इनहेल करते थे। उसका भी मज़ेदार केस है कि वर्थ शेयरिंग, छोटे बहुत छोटे मैं उसमें करूँगा कि मैं उनको ट्रीटमेंट दे के आया। वो यूसुफ सराय जो एम्स के पीछे है, कुछ और नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो था। मैं ट्रीटमेंट दे के आया, जब तक मैं घर पहुँचा तब मोबाइल का ज़माना नहीं था इतना, हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो लाइन पे फ़ोन आ गया था उसकी वाइफ का कि ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। क्या हो गया कि उनकी तो तबीयत बहुत बिगड़ रही है। अच्छा। अब मैंने तो आज तक कभी, इतना टाइम हो गया, मैंने आपने नंबर बताया 50,000 के आसपास पहुंच रहा होगा, हिसाब तो नहीं रखा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इससे कुछ बढ़ जाए। मतलब मैं यहाँ तक कहता हूँ लोगों को कि अगर किसी को नुकसान पहुँचाना है, पहली बात तो हम क्यों किसी को नुकसान पहुँचाएं, पर कई बार होता है किसी से रंजिश है, नुकसान पहुँचाना है, तो एक्यूप्रेशर द्वारा नहीं कि और सोचो, इससे तुम नुकसान नहीं पहुँचाओगे। जो कुछ भी करोगे, गलत करोगे, सही करोगे, तो कुछ फ़ायदा ही पहुँचाओगे, क्योंकि बिल्कुल सामने अभी आपको बताया ये लिवर का पॉइंट है, राइट हैंड में ये हार्ट है। लिवर भूल गए आप, आपको याद आया कि ये लिवर है, आप यहाँ दबा रहे हो, तो कम से कम हार्ट तो मजबूत कर रहे हो उसका, विच इज अगेन ए वाइटल ऑर्गन। ठीक बात। लिवर में फायदा कम होगा, हार्ट में ज्यादा हो जाएगा, पर एनर्जाइज तो कर दिया ना। और फिर अकेला एक पॉइंट नहीं होता लिवर का, आपने और भी प्रेशर पॉइंट करोगे उसको करने के लिए। अगर आपने 4 पॉइंट थे, 4 जगह प्रेशर पॉइंट थे उसके, 3 पे कर दिया या 2 पे भी कर दिया, तो कुछ तो फायदा लेके जाएगा। और हमेशा जो नया ट्रेनिंग आता है उसको ये बताया जाता है कि उसके जाने के बाद, पेशेंट के जाने के बाद रिव्यू करोगे तुमने क्या किया, और जो रह गया, जब एक बार उसके हाथ से पकड़ा जाएगा कि ये रह गया था, वो उसको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा उसको। सर, ऑडियंस में अगर कुछ बच्चे आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए आना चाहते हैं या आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे,
अभी भी अगर ऑडियंस में सीखना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ दूंगा। ज़रूर ज़रूर, ये कोई छुपाने के लिए, मैं तो चाहता हूँ, आपको आप अप्रोच कर सकते मैं तो हैं। चाहता हूँ हाँ कि लोग ज़्यादा, आजकल मेरी जो उम्र जिस पड़ाव पे जा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा जवान होता जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इसको मैं शेयर कर सकूँ, द लार्जर द नंबर इट विल बी बेटर फॉर द ह्यूमैनिटी एज ए होल। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मैं आपको बताऊँ, नहीं मैंने 2 बार तो किया है वॉर विडोज़ के लिए, फ्री कैंप किया है, फ्री ट्रेनिंग दी है, अदरवाइज भी नॉमिनल चार्जेस लेता हूँ, लेकिन मैं उनको इतना सिखा सकता हूँ कि घर बैठे वो इनकम भी जनरेट कर सकें और लोगों की सेवा भी कर सकें। हाँ, दोनों पर्पस सॉल्व दोनों पर्पस। किसी हद तक मेरा जो एनजीओ चलता है उसमें दिस इज वन ऑफ द एनश्राइंड एक्टिविटी आल्सो, कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वो अपना स्वास्थ्य लाभ तो हान करें, अपने घर वालों को भी दें, और घर बैठी लेडीज़ जो हैं अगर जो बाहर नहीं निकल सकती, एटमॉस्फेयर बाहर का आपको पता ही है, हर घर वाले लोग जो संकुचित विचारधारा के हैं वो लोग जो है बाहर भेजना पसंद नहीं करेंगे नौकरी, आप अपने घर बैठ के करो ना, पड़ोसियों को करो, ठीक है। और मैं ऐसी स्प्रेड होता है। अपना भी यही रखता हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर मैं एक दिन में ऑन एन एवरेज 10 पेशेंट देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 पेशेंट से मैं पैसे ना लूँ, वो उस कैटेगरी के हों जो पे नहीं कर सकते। बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बहुत नहीं सर, यहाँ से मेरे को एक बात याद आ रही है कि क्या प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए भी कोई चीज़ है, या मतलब होना चाहिए एक्यूप्रेशर पॉइंट? नहीं, थोड़ा सा मेरे को इस सब्जेक्ट पे भी बताएं। नहीं, बड़ा अच्छा है इसमें, मैं आपने बहुत ही एक बहुत अच्छा वाला पब्लिक इंटरेस्ट में एक सवाल पूछा है जी। इसमें एक्चुअली बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मेरे साथ जो अभी मैंने शुरू में भी नाम लिया था डॉक्टर प्रीति का जी, वो प्री एंड पोस्ट, प्री नेटल पोस्ट नेटल कहते हैं उसको जी, मेडिकल जार्गन में जी, वो सर्विसेज देती है जी। उसमें क्या होता है कि कुछ योग, एक गर्भ योग भी होता है, गर्भ योग नहीं है शायद, कुछ ऐसे कुछ करके है कि मतलब जब बेबी नर्चर कर रहा है तो उस समय पे भी वो प्रैक्टिस करवाई जाती है। मोस्टली हम लोग क्योंकि 1-to-1 करने में बहुत वो लगता है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस, जाने आने में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा विश्वास करते हैं। सामने कंप्यूटर रख के बैठो, इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते जाओ, और एक्यूपंक्चर उस मामले में स्लाइटली मैं उसको वो दूंगा, वेटेज दूंगा। इस प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी या कई बार जो है जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स खुले हैं, IVF सेंटर्स खुले हुए हैं। बिल्कुल, मैं ही जानता हूँ, SJM हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर कॉल हैं एक, वो बहुत अच्छी IVF सर्जन हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मेरे अपने परिवार में भी बहुत हैं, लेकिन हम जो इनफर्टिलिटी के जो केसेस करते हैं IVF से, उसको हम लोग एक्यूपंक्चर से हैंडल करते हैं। ऑफ लेट पिछले 2 साल में हमने करीब 7 केस किए हैं, जिसमें से 4 तो पक्का है, उसके बाद हम फॉलो अप नहीं कर सके। 4 केसेस में तो दे आर हैप्पी विद द बेबी। एक्यूप्रेशर से भी होता है पर उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि इससे, और खर्चा भी मतलब 2 से 3 महीने लग सकते हैं, तो उसके मुकाबले में जो खर्चा वहाँ 4.5-5 लाख रुपए आता है, ये क्योंकि ये मतलब ये कोई भी नहीं कमिट कर सकता कि फर्स्ट चांस में ही, सही बात है, फर्स्ट सेशन में ही हो जाएगा बिल्कुल बच्चा। तो कई बार 2-2, 3-3 बार भी IVF प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है जी। तो हमारे केस में अगर 2 बार में भी हो गया तो ये मान लीजिए कि अगर ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं तो करीब 40 into 3 कर दीजिए, 3 बार में भी किया तो 1,20,000 में आपका काम पूरा हो गया, एज अगेंस्ट 4,500। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगेंस्ट 4,500 या बहुत डिफरेंस है। और जो प्रोसीजर कुछ नहीं है, इट बिकम्स नेचुरल वे, सिर्फ आपने एक्यूपंक्चर करवाना है। एक्यूपंक्चर करवाना है, तो इसमें बहुत दम है जी सर। आजकल C सेक्शन यानी कि जो सर्जरीज के थ्रू बेबीज़ बहुत डिलीवर हो रहे हैं, वो रेशो मुझे लगता है वो ड्रॉप ही होता जा रहा है। जो पहले होता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी सुनने में ही नहीं आती है। आप एज डॉक्टर हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जो ऐसा हो रहा है और क्या किया जा सकता है? मेरा जवाब थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होने लगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, पर फैक्ट्स ऑफ द केस इज़ कि
वट एवर फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं उनको छोड़ते हुए बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर्सेस प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स आजकल 5 स्टार कल्चर चल गया है, उसमें अगर आप देखें कि 100 में से 95% डिलीवरीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जनरल नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल प्रोसीजर होता है जी, और 5% सिजेरियन सेक्शंस होते हैं जी, बट द रेशो इज़ एग्जैक्टली इनवर्स कि वहाँ पर 95% सिजेरियन होते हैं और 5% नॉर्मल होते हैं प्राइवेट में। क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस इज़ के सरकारी अस्पताल के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल उल्टे होंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट नर्सिंग होम्स। अगर स्ट्रिक्टली आंकड़े की बात की जाए तो आई कैन इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ 90 to 95% केसेस जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नॉर्मल सर्जरीज होती हैं और 5 या 10 जो है वो जो सीजरियन सेक्शन से सर्जरी से होती हैं जी। बट सेम टाइम पे अगर आप देखें केसेस का रेशो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जो आजकल 5 स्टार हब्स बने हुए हैं, कोई हेजिटेशन नहीं मुझे ये कहना है दे आर 5 स्टार हब्स जी। और वहाँ पर जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है तभी उनको पहले ये पूछा जाता है शायद कि आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं उसके लिए, तभी तो होता है ना। और वहाँ पे क्या तो रेशियो वहाँ पर सीजर्स बिल्कुल उल्टा है। 95% जो है वो सीजेरियन है और 5% या 10% जो है वो नॉर्मल है। और उसका बड़ा कारण वही प्रोफेशनलिज्म है कि भाई अच्छा, नॉट ओनली डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं करता मैं, कई पेशेंट भी ऐसे आएंगे, नोटिस में आए हैं जो पेशेंट जो फ्री होना चाहते हैं, जो वुड बी मदर है ना, वो कहती कौन यार झेलेगा लेबर पेन, इट्स ए वेरी टफ टास्क, वेरी टफ टास्क। ठीक है ना, हम लोग जेंट्स इसको रियलाइज नहीं कर सकते लेकिन इट्स ए टफ टास्क। तो वो कहती है यार सीजेरियन करो, बिल तो ससुर ने या हस्बैंड ने देना है, मैं क्यों इतना दर्द झेलूं। तो वो कहती है जी भाई सीजेरियन है, डॉक्टर को पहले उसका टाई अप होता है डॉक्टर के साथ कि भैया मेरी सीजेरियन कर दिया, मैं जल्दी से जल्दी निपट जाऊं, मुझे कोई परेशानी ना हो। राइट। तो असली बात तो ये है जी। लेकिन मतलब क्या कहूँ मैं, इससे मैं कुछ मेरे शब्द छोटे पड़ रहे हैं और ना मैं कुछ बोलना नहीं चाहता उल्टा जी। और इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रीज़न होती हैं कि डरा दिया जाता है कि अगर बच्चा ऐसा हो रहा। हाँ, नहीं, जो सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा किया जाता है वो उसका डराया इसलिए जाता है कि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जिस समय पहला बेबी हो रहा होता है ये फियर जो है वो पहले बेबी पे ज़्यादा होता है। पहला बेबी जब हो रहा होता है तो लड़की के भी माँ बाप आमतौर से अनलेस दे आर अब्रॉड और बहुत दूर हैं तो वो वहाँ खड़े होते हैं, और लड़के के माँ बाप भी वहीं होंगे, दादा दादी नाना नानी खड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी, वो बच्चे की कुछ भी कर लो बच्चा हमें दे दो सही सलामत अच्छा, ठीक है। अब अगर वहाँ पर डॉक्टर आपको ये बोल दे कि कई बार हो भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सरासर झूठ है, ऐसे ही काट देते हैं, सरासर कई बार होता है कि 2-3 एबनॉर्मलिटीज़ होती है। एक तो होता है कि ब्रीच चाइल्ड आ रहा है, बच्चा उल्टा आ रहा है। अब बच्चा उल्टा आ रहा है तो बच्चे की मूवमेंट पे डिपेंड करता है, बच्चा तो फ्लोट करता रहता है माँ के वोम में। अगर बच्चा एक बार साइकिल में आ चुका है, ट्रैक पे आ चुका है, तो मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर वो भी नहीं कामयाब होगा। लेकिन अगर अभी शुरू की स्टेज पे ही बच्चा, कई बार वो डॉक्टर बता देती है कि भाई क्योंकि पैसेज कम है या कुछ भी है कि बच्चा जो है ब्रीच चाइल्ड होगा और मुझे सिजेरियन करना ही करना पड़ेगा। बहुत से केसेस में ऐसा, ब्रीच चाइल्ड मतलब उल्टा बच्चा। हाँ, उल्टा बच्चा भी सिर के बल बाहर आता है। अगर सिर के बल बच्चा आता है तो हाथ ऐसे सीधे आते हैं, अगर बच्चे के हाथ वैसे खुल जाए, उल्टा आ रहा है तो हाथ खुल गए तो फिर तो अटक जाएगा ना बीच में, तो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए वो जो दिक्कत है कि वो दूर की जा सकती है, उसके भी प्रेशर पॉइंट है। पर मैं आपको जो ये समझा रहा हूँ कि 2 बेसिकली मुद्दे होते हैं। एक तो ब्रीच चाइल्ड कह के होता है, पैनिक क्रिएट किया जाता है। दूसरा जो एम्बिकल कॉर्ड होती है माँ की, वो बच्चे के गले में फंस गई है जी, ऐसे ये बहुत होता है। हाँ। तो वो सफोकेट हो जाएगा बच्चा, तो बच्चे को बचा लो या नॉर्मल का इंतज़ार कर लो। तो डाउट ये वो नहीं होता, हमें ये करना पड़ता है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप आधे घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे में तो ज़िंदगी इधर से उधर हो सकती है अगर सफोकेट हो गया
पर देर आर प्रेशर पॉइंट्स, मैं आपको डाल दूंगा क्योंकि वो पैर में भी है, हाथ में भी है। जी। पैर में ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स होते हैं कि मैं आपको अगर यहाँ पर ऐसा दिखाना चाहूँ कि ये मान लीजिए ये मेरा हाथ नहीं पैर है जी, ठीक है। छोटी उंगली की जो ये नाखून है जी, इसके एज में यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट होता है। ओके, यहाँ अगर आप दबाएंगे, इसको पकड़ लेंगे ठीक है, कस के, 1-1.5 मिनट का टाइम तो स्पेंड किया जाता है। इतना तो तैयारी करने में भी लग जाता है बिल्कुल ऑपरेशन। बिल्कुल। वो तो कोई सपोर्ट हेल्प स्टाफ भी लगा सकता है ऐसे। यहाँ पर जो है वो कोई दबा ले प्रेशर पॉइंट पे, चारों छोटी उंगलियों पे, चारों उंगलियों पे, तो 1 से 1.5 मिनट में बच्चे का, आपको पता है टेंडेंसी होती है, मैंने पहले आपको ये बता दिया कि ट्रैक पे नहीं आया तो बच्चा पेट में घूमता रहता है माँ के। माँ का जब पेट की जो मूवमेंट होती है ना, कई बार आपने सुना होगा कि माँ बड़ी खुश होती है बच्चा पैर मार रहा है या घूम रहा है, तो उसको एक फीलिंग आती है मदरली लव की, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, या टुगेदरनेस, मेरा बच्चा है, देखो तैर रहा है, हाँ, ठीक है ना। अब तो वो जो चीज़ आती है ना, तो वो यहाँ पर दबाने से, इस पॉइंट को दबाने से वो बच्चा टर्न लेगा और वो सही पोजीशन में आ जाएगा। वो बच्चा ब्रीच ना आके नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। कई बार हमने ये ट्राई किया है। क्या बात कर कि रहे हो। मेरी एक स्टूडेंट थी जी, वो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरटेंडेंट थी एक हॉस्पिटल में, और वो उसका फ़ोन आता था कि सर ब्रीच चाइल्ड आ गया, ट्राई करूँ तो आप लाइन पे रहना। अच्छा। और मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता ना कई बार ट्रेनिंग के स्टेज पर, राइट। तो यहाँ पर, और हम लोग तो वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, लेबर रूम में तो हर एक कोई नहीं होगा, तो आप यहाँ पर दबा लीजिए और 1-1.5 मिनट में अगर नहीं होता प्रोसीजर कामयाब तो आप लेट देम गो फॉर सिजेरियन। सही बात पर है। ये जरूर ट्राई करो, कोशिश करने से हो सकता है कि नॉर्मल बच्चा। सुपर ऑसम। और फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा फोन कॉल आता था, मेरे को इंटरेस्ट आ गया। देखो, नहीं बता दिया ना आपको, बस ऐसे उसने ये बच्चा किया, घूम जाता था और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। सुपर ऑसम। बल्कि मुझे उसने शेयर किया कि जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑन ड्यूटी थी वो भी सरप्राइज थी कि तूने किया क्या। पर यह है कि ठीक है, बस चांस नहीं लेना लाइफ में कभी। हाँ, चांस नहीं लेना। आप ऑल्टरनेटिव मैंने जैसे, मैं कई बार मुझे लोग पूछते हैं सवाल कि जो है वो इमरजेंसीज में, मुझे एक बार रोटरी क्लब ने बुलाया हुआ था अशोका होटल में, अच्छा, अपने फंक्शन में, तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा था कि आप जो है इमरजेंसीज भी कवर होता है एक्यूप्रेशर, तो मैंने उनको 3 इमरजेंसीज बताई थी। जी, अगर आपको टाइम जितना हो बता दीजिएगा तो मैं उसको कवर करता हूँ। जी बताएं। सबसे पहले मैं आपको एंजाइना पेन के बारे में बताता हूँ। अगेन एक हार्ट की सिचुएशन है। ओके। मेरा पहला सेंटेंस ये होगा कि कभी भी 1 मिनट भी उस पेशेंट को, जहां आप सस्पेक्ट करते हैं कि इसको एंजाइना पेन आ रहा है या हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब वो सिम्टम क्या होते हैं आम आदमी के लिए, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस होगी उसमें सारे तो मेडिकोज नहीं बैठे हुए कि आप जानकार भी हों, तो उनके लिए सबसे बड़ा सिम्टम जो है कि कई बार बंदे कंफ्यूज कर जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और एंजाइना पेन के पेन को। ओके, कैसे अलग कर सकते हैं? वो करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि पहले मैं एंजाइना का नहीं बताता, पहले आपको सर्वाइकल का बताता हूँ कि जिनका सर्वाइकल बहुत बढ़ जाता है तो लेफ्ट साइड में ही यहाँ से पेन, यूँ पूरा जो मैं हाथ लगा रहा हूँ ऐसे आ रहा है, यहाँ पूरे हाथ में पेन आ रहा है लेफ्ट हैंड में। अच्छा, लेफ्ट साइड ऐसा है बिकॉज एवरीबडी नोज हार्ट, तो लेफ्ट साइड का नाम लेते ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मेरी लेफ्ट साइड लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब दिल में ही कुछ है। ये हार्डली ये ध्यान जाता है कि ये सर्वाइकल से भी काफ़ी बड़ा रेशियो है, जहाँ सर्वाइकल की वजह से ये लोग मिसलीड होकर कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। बाद में जब टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रूव होता है, तो पता चलता है ये तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। बट देन अगेन मैं आई विल बी द लास्ट पर्सन टू क्लेम कि भाई आप किसको सर्वाइकल समझ के बैठे रहो, पता चल रहा है कि हार्ट का चक्कर चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, आप चांस नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। पर आपको ये थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए मैं आपको 2-3 सिम्टम बताता हूँ। हाँ जी। अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है, ठीक है, हाथ में नमनेस भी आ रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है पूरा, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि साइकोलॉजिकल हम में से अगर मैं कहूँगा, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं कहने का, 50% ऑफ द पेशेंट्स आर साइकोसोमेटिक। हमें बीमारी नहीं है पर हम, अच्छा एक और मजे की बात है, ये मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा है सर। पहले मेरे को ये जानना है, उसको मैं इतना सा पोर्शन जरूर दिखाने वाला हूं। से आपकी लड़ाई नहीं करवानी। नहीं, वो भी एज्यूम कर लेते कि मेरे बीमारी है। मेरी बात सुनो, मैं आपको असलियत बता रहा हूं होता क्या है। नॉट ओनली वाइफ का सवाल नहीं है, होता क्या है कि कोई भी आदमी, मैंने देखा है ऑफ लेट में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आजकल लोगों के दिमाग में ये बहुत घुस रहा है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। अगर मैं लेबर क्लास हूँ तो मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ब्रेन ट्यूमर भी हुआ तो मैं सिर दर्द से आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक बात है यार, मुझे सर दर्द हो रहा है और बहुत तंग करता है जी, डॉक्टर के पास जाके मुझे सिर दर्द हो रहा है। ठीक बात है। अगर थोड़ा मिडिल क्लास में आ गया तो उसको
या उसको ये हो गया, कई बार गलतफहमी भी हो जाती है कि मैं मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर निकल गया हूँ, तो उसको ब्रेन दर्द नहीं होगा, सिर्फ दर्द नहीं होगा, उसको कम से कम माइग्रेन तो होना ही चाहिए। इससे कम कैसे होगा? मतलब बीमारी का स्टैंडर्ड आपके लिविंग स्टैंडर्ड से जज किया जाता है। और कोई बड़ा हो गया, साहूकार है या बड़ा मतलब अंबानी अडानी ना भी सही, तो उनकी टक्कर का कोई बिजनेसमैन है, वो कहेगा यार ब्रेन ट्यूमर से कम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको बड़ा जुडिशियसली ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल बीमारी क्या है। कई बार माइग्रेन के केसेस आते हैं जो कि बड़े आराम से एक्यूप्रेशर में इलाज संभव है। आपको ताज्जुब होगा, मैं आई जस्ट नेम ए फ्यू डिजीज। डिप्रेशन, मेरी जो मिरेकुलस इफेक्ट्स है उसमें मैंने बड़ा बोल्डली एक चीज़ लिखी है। आज तक तो किसी ने उसको ये नहीं कहा कि आपने गलत कहा। 21 साल हो गए किताब मार्केट में आए हुए कि आई डोंट कंसीडर, ये वर्ड्स लिखे हुए उसमें, आई डोंट कंसीडर डिप्रेशन टू बी ए डिजीज। Okay. It is a state of mind? It's a state of mind and it's a habit. It's a habit. How? If I elaborate, जी. it starts with a habit of anxiety. Anxiety is the first stage. मेरी आदत से मैं बहुत चिंता करता हूँ। हर एक आदमी चिंता करता है। वो कुछ तो नेचुरल भी है। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। अगर आपका बिग बॉस जो है, आप तो फॉर्चुनेटली अपना काम करते हैं, अगर बिग बॉस जो है वो बहुत एंग्जाइटी करता है, अरे यार उसको मैंने बुलाया हुआ, तुमने अभी तैयारी नहीं की, ये नहीं की, वो नहीं की, आई विल सैक यू अगर गड़बड़ हो गया। राज ठीक है, आई विल सैक यू, यहाँ तक नौबत आ जाती है। जिसको सैक की नोटिस मिल गया, उसके दिल से पूछो वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, जब तक दूसरा और हो सकता है कि अगला ऑफर और अच्छा मिल जाए और इससे कम भी मिलेगा। उसके बाद वो जो एंग्जाइटी की आदत है वो टेंशन में बदल जाती है। यू गेट टेंस एंड यू क्रिएट टेंशन फॉर अदर्स। अगर बॉस हंसता हुआ अगर घुसे ऑफिस में, अगेन मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ जो बिग बॉसेस हैं कि अगर वो हंसता हुआ घुसता है ऑफिस में, सारा स्टाफ दे वेट फॉर हिम टू कम, कि एक माहौल ही चेंज हो जाएगा। माहौल चेंज हो जाता है। और एक आदमी आएगा, अब यार बॉस आने वाला, नीचे गाड़ी पार्क हो गई है, ड्राइवर से वो कह रखा है भैया हॉर्न मार दियो गाड़ी पार्क करते करते कि भैया आ गया। अब वो जो है आते ही, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, शुरू हो गया। ठीक है, ये जो है टेंशन जो है, वो एंग्जाइटी जो टेंशन में बदली, टेंशन वो आपने सबको पास ऑन कर दी। ठीक है, घर से डांट खा के आया होगा शायद, कई बार ऐसा मल्टीप्लाई हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है, पास ऑन हो रही है। और उसके बाद जब वो भी बढ़ती जाती है, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप हर एक को डांटोगे, कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर स्टाफ कि दे विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू कम? उसको स्माइल करके खोल के दिखाना है कि भाई स्माइल कर रहे हैं, पर दिल से वो यार ये जाए जल्दी से, यार तले भला चले। ठीक है ना? ठीक है, तो अब उसके बाद जो है, ये जब डिप्रेशन भी ज़रूरत से बाहर आ जाता है जी, तो वो इंसैनिटी में बदल जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है। वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा अपने न्यूरो भाइयों से कि मैं कोई गलत उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा। मेरा पर्पस ये है कि लोगों को समझ आए कि तब आपको भी आके तंग करते हैं वो, कि भाई अच्छा, न्यूरो की जो ट्रेनिंग है मैं उस पर भी कमेंट नहीं करूँगा, पर आम तौर से देखा गया है बहुत सारे ऐसे भी ओपन माइंडेड डॉक्टर्स भी हैं, पर एज आई टोल्ड यू कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। आपको कौन से थे वो, कौन से खान थे जिन्होंने वो लैब टेस्ट को वो सिंक टेस्ट बोलते थे? मैं ज़्यादा उस पे आते हैं जो आप इमरजेंसी नहीं, आप ये भी मैं बताता हूँ। ये बात सुन लो। अच्छा ओके, बताइए। इसमें जो है एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक पहले तो आजकल न्यूरोलॉजिस्ट बहुत समझदार हो गए हैं कि वो सेडेशन पे आपको नहीं डालेंगे। ठीक है, पर अगर आप एक बार सेडेशन पे पड़ गए, आप एडिक्ट हो सकते हैं उसके। नहीं, एडिक्शन की बात नहीं है। यू विल नेवर बी एबल टू कम इन टू योर ट्रू सेल्फ। आपको पता कैसे चलेगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, जब आप तो सुलाए जा रहे हो हर समय। बात है। बंदा 12 घंटे की उसको डोज दे दी, और जो मैंने एक केस और किया था जहाँ पर कुछ और ही चक्कर, बाद में तुम्हें प्राइवेटली बताऊंगा, तो वो दूसरी डोज का टाइम भी नहीं हो जाता था, उससे पहले उसको दवाई दे दी जाती थी टू कीप हिम इनटू स्लीपिंग मोड, कि जो मर्जी करो, आज़ादी है जी पूरी।
और मैंने भी ऐसी मेडिसिन ली हैं, मतलब फॉर सम पीरियड ऑफ माई टाइम, तो आई अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो कि एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट हो जाता है कि आपको प्रॉपरली सेंसेस ही समझ में नहीं आ रही हैं। हमने फॉर्चुनेटली ऐसे केसेस भी हैंडल किए हैं जहाँ सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई थी, एंड विद इन 4 to 5 days, मैं ज़्यादा टाइम मांगता ही नहीं, मैक्स 1 week, बिल्कुल क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ। इतना डिफरेंस आ जाता है इतने? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं इतना डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक हो जाएगा, नो नॉट ऑल। आम तौर से ठीक होने में छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या स्लिप डिस्क हो गया, शाइटिका हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बीमारी में तो स्पॉन्टेनियस रिजल्ट भी मिलेगा आपको, ये नहीं कि कोई मेडिकेशन की जरूरत है। लेकिन जो मैं आपको डिप्रेशन की बात कह रहा हूँ, 4 सेशन ओनली, ओके, काउंसलिंग, ठीक है, बाय एंड बाय प्रैक्टिस होते होते मैं 50 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। जी। एक्यूप्रेशर जो है वो 33 ईयर से कर रहा हूँ, अदरवाइज आई यूज्ड टू प्रैक्टिस होम्योपैथी एंड ऑल दैट। तो उससे जो है वो 50 साल से ज़्यादा मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो गया है कि काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। पर घर वाले जो है ना वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कई बार कि यार काउंसलिंग से क्या होगा। काउंसलिंग में सबसे बड़ी विक्ट्री क्या है कि दी पेशेंट कम्स ऑन द नेगोशिएशन टेबल, ही ओपन्स आउट विद यू, जितनी देर में आप उसको खोल सकते हैं अपने साथ खुल जाए। अभी जो जुनेजा जी जो हैं आपके, जिन्होंने आपसे मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, अर्जुन जो है, पहले दिन मेरे पास एक बड़ा हार्ड टास्क था, 8 साल का बच्चा है, मैं हाउ कैन आई ओपन आउट विद हिम एंड हाउ ही विल। पहले मैं एक बार आके 1.5 घंटे बैठ के गया था, तब पेशेंट उनके कर रहा था मैं, तब तक वो जो है वो परेशान हो गया था बच्चा। तो मेरे दिमाग में बड़ा टास्क था कि मैं अभी कल उस बच्चे का कमेंट था आपके पास आके ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुपर ऑसम। सो वाई कि मैंने उसको लाइन ही अलग पकड़ी। मैंने उसको फर्स्ट जो ओपनिंग था कि यू वांट टू बिकम ए फ्रेंड विद मी, ठीक है, देन यू विल बी फ्रेंड्स, कम ऑन। आई गेव माई हैंड, ही सेड यस, एंड उसके बाद वो फंस गया। मैं उसको कहता हूँ फंस गया, अपने ही जाल में फंस गया कि तो उसने मेरे फ्रेंड कह लिया, फ्रेंड तो ओपन आउट करेगा, नहीं तो यू आर नो मोर ए फ्रेंड, फ्रेंडशिप ओवर। तो आप जितना उसको डीप जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं एज ए फ्रेंड। मेरे पास जितने स्टूडेंट आते हैं मैं उनको कहता हूँ सर आप गुरु हो और गुरु अर्षित चाहिए, वो मैं कहता नथिंग डूइंग, वी आर फ्रेंड्स। क्योंकि आप मेडिकल साइंस पढ़ने आ रहे हैं, अगर आप मुझे कोई कहेगा ये आप दादा के समान हो, कोई बेटी के समान हो, कोई लड़कियां भी आती हैं लड़के भी आते हैं, तो आप जो है ना उनसे खुल के बात नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस में तो आपको सब कुछ डिस्कस करना है, बिल्कुल, ठीक है ना, अच्छा भी बुरा भी, बिल्कुल। तो इसलिए बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी, एट लीस्ट फॉर द ड्यूरेशन यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल फॉर ए क्लास। तो ये जो है इसमें जब जिस दिन वो आपको आपने अपने जो उतार लिया तो फिर वो आपको सारी बातें बताने लगता है एंड यू कैन इजीली फाइंड ए सॉल्यूशन। तो सर उस टॉपिक पे उस टॉपिक पे आते हैं, इमरजेंसी पूछ रहे हैं, इमरजेंसी भी, क्योंकि आप बता रहे थे कि ये वाला जो पेन है सर्वाइकल। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको इंट्रो में उसमें कि मुझे रोटरी क्लब ने बुलाया हुआ था अशोक होटल में, मैं टॉक डिलीवर कर रहा था। वहाँ पर एक जेंट्री में करीब 125 की गैदरिंग थी, अच्छी जेंट्री होती है वहाँ, तो हर तरह के लोग वहाँ होते हैं पर अपने अपनी फील्ड में माहिर होते हैं सब। तो किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा जब ये टॉक डेवलप कर रहा था कि सर ये इमरजेंसी में भी एक्यूप्रेशर काम करता है या स्लो एक्टिंग है? अब जैसे होम्योपैथी में कई लोग कहते हैं कि बड़ा स्लो है जी, इट्स ए मिथ। अच्छा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेशर पॉइंट बाय डॉक्टर ए के सक्सेना जी, और आप उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना जी, कि जो लोग देखना चाहें देखें, उसमें कोई पैसा, एक पैसा भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। तो वो जो है उसमें जब उसने पूछा तो मैंने उनको ये कहा कि मिथ्स अबाउट एक्यूप्रेशर, वो जो यूट्यूब चैनल का कह रहा था, मिथ्स अबाउट एक्यूप्रेशर में यही एक्सप्लेन किया है कि आज की तारीख में दुनिया में अगर 10,000 लोग या 10 लाख लोग एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें से कम 95% लोगों निकाल दो जो एक्यूप्रेशर नहीं कर रहे हैं, उनको एक्यूप्रेशर का ए भी नहीं पता। फ्रॉम द एक्यूप्रेशर आई नो, जिस पे मैंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतनी भाषाओं में हैं, प्रेशर पॉइंट्स ही नहीं, प्रेशर पॉइंट्स आर नहीं, मैं मुँह से बोलना नहीं चाहता कि अच्छे अच्छे जो हैं वो लोग जो हैं जो बहुत अच्छे माने जाने लोग हैं, डिग्निटीज हैं, तो उनके यहाँ भी वो प्रैक्टिस नहीं होता। एक्यूप्रेशर मीन्स रिफ्लेक्सोलॉजी फॉलो करो, जो ट्रू एक्यूप्रेशर है, और उसमें रिजल्ट ना मिले कोई सवाल ही नहीं उठता। स्लो रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी, दी बॉडी हैज़ टू रिस्पॉन्स बिकॉज योर बॉडी हैज़ इमेंस हीलिंग पावर।
राइट। आपकी शरीर में असीम क्षमताएं हैं रोग से लड़ने की। सिर्फ करना क्या है, उस शक्ति को उस दिशा में डाइवर्ट करना है, ट्यून करना है, डाइवर्ट करता है। डाइवर्ट करना है। हाँ। जितना प्रैक्टिस होता जाएगा करने वाले क्या, उतने ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स होते जाएंगे। पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे 100% रिजल्ट्स हैं, झूठ बोलने के बराबर होगा। नहीं, मैं नहीं ऐसा कह सकता, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। आपके कर्म भी तो है ना। अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि अभी आपको दर्द और सहना है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका मूड ही नहीं। कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी 2 साल पहले हमें रेफ़र किया था और आप जो है वो हम आए नहीं, अब आए हैं और हमको फ़ायदा हो गया। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है। लोग इतनी रिपोर्ट लेके आते हैं, उनको बड़ा मतलब एक तरह से दे फील डिप्रेस्ड व्हेन दिस मैन टेल्स देम कि भैया ये रखी रहने दो, मैंने नहीं देखनी। इतनी MRI रिपोर्ट लेके आते हैं। रिपोर्ट्स क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक आप 100 रिपोर्ट रख दो, मैं ऐसे छूऊंगा और मैं रिपोर्ट लिखता जाऊंगा आधा मिनट छू के, क्योंकि इट्स जस्ट सो सिंपल। एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, एनीबडी कैन डू दैट। इसमें कोई बड़ी ये नहीं कि मेरे को कोई विशेष ज्ञान प्राप्त है। नो, ये भी साइंस है। ये साइंस है। आपको सिर्फ अपने पुराने समय में सुना होगा कि यहाँ नफ्स पकड़ के। हाँ, मेरे एक डिस्टेंट रिलेशन में होते थे, उन्होंने एक शादी में, मेरा कजिन बैठा था, वो स्मोक करता था, उन्होंने उसका हाथ पकड़, पहले तो बहुत होता था ना, अब तो बाप के सामने भी लोग सिगरेट पी लेते हैं। सही कह रहे हो। पहले तो ताऊ के सामने नहीं पी सकते थे। तो उसने हाथ पकड़ के वैसे पकड़ लिया हाथ, बाई चांस तूने आधे घंटे पहले सिगरेट पी है, उसकी हाथ हालत खराब कि तुझे कैसे पता। तो बेसिकली साइंस थी, वो भी साइंस थी, ये भी साइंस है। साइंस को समझने की, डिसाइफर करने की जरूरत जी। अब जहाँ तक जो मैंने आपको कहा कि वो तो आपको क्लियर हो गया ना, डिप्रेशन वाला। बिल्कुल बिल्कुल। कि जहाँ तक सेडेशन पे न जाओ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा। हफ्ता 10 दिन ट्राई कर लो इस थेरेपी को। इसको जो मैं प्रेशर पॉइंट बताता हूँ, यूट्यूब चैनल पे डिप्रेशन के एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों पॉइंट डाले हुए हैं, वहाँ से सीख लो। नहीं समझ आए तो मेरे पास आ जाओ, नहीं तो खुद भी कर सकते हो। एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते खुद, एक्यूप्रेशर कर सकते हो। अब जो आपने इसका पूछा इमरजेंसी का जी, ये जो हाथ है या ये हाथ, इसमें जो ये थंब वाला साइड है, ये साइड जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ जी, आई थिंक विजिबल होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा जो है ये लंग मेरिडियन है। ठीक है। और ये एक्यूपंक्चर की डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पर ये जो है इनर वाला साइड, जो एंटीरियर साइड है, ठीक है, ये छोटी उंगली वाला साइड, ये हार्ट मेरिडियन है। ओके। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आके खत्म होता है। ठीक है। इसके अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ तो 1 2 ये कोनी से 2 उंगली ऊपर, HT हार्ट 1, हार्ट 2, हार्ट 3, कोनी से 2 उंगली ऊपर 2 है, 2 उंगली नीचे 3 है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको खींच दूँ, ये 4 कलाई से थोड़ा नीचे, राइट, HT हार्ट 4, हार्ट 5, हार्ट 6, हार्ट 7, ये जो कलाई पे क्रीज खत्म होती है जी। ये जो जहाँ बंद हुई ये हार्ट 8 और ये जो छोटी उंगली है ये हार्ट 9। ठीक है। सिर्फ 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है। इनको आपने दबाना है। ठीक है। आपने यहाँ दबा लिया, ये हार्ट का पहला 9 नंबर पॉइंट है, हार्ट यहाँ शुरू हुआ। ठीक है। यहाँ दबा लिया। अगर कोई इफ़ यू कम है केस जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हो एंजाइना पेन है या हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है, यहाँ दबाना है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दबाना है, ये दबाना है, ये दबाना है, ये दबाना है, राइट। इनको दबा के रखेंगे आप थोड़ी थोड़ी देर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होगी। ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा उसको भी पेन होगी यहाँ। ओके। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी कभी ऐसा पेशेंट मिले तो पहला आपका रिएक्शन ये होगा कि घर वालों को कहोगे इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल भी ऐसा वैसा नहीं जहाँ पर आपको पता है कि कार्डियक हार्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ठीक है। अगर कोई छोटा सा नर्सिंग होम खुला है, वहाँ कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो क्या करोगे? इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए विद इन 2 to 3 आवर्स। 3 आवर्स तक भी चल जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद, हार्ट अटैक आने का जहाँ सस्पेक्ट किया आपने, सस्पेक्ट तो तभी करोगे ना जब सिम्टम आ रहे हैं। जब हार्ट अटैक आता है तो नॉर्मली आदमी गिर जाता है या जरूरी नहीं गिर जाएगा, बैठ के भी तो होता है कि यार मेरे बहुत दर्द है। सारे घर के लोग यूँ दबाना शुरू करते हैं। अब समझो बात को, मैं ये जो कह रहा हूँ जी, ये मैंने प्रेशर पॉइंट बताया, ये बताया, ये बताया, यहाँ से ऐसे
सारा घर जो है जुट जाता है। वो कहता है मुझे दर्द बहुत हो रही है, कोई दबाओ, दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं। राइट। वो जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ आपको पता तो नहीं था प्रेशर पॉइंट, अब तो मैं हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना जी, या जिन्हें पहले से पता है उन्हें पता है, सारों को नहीं पता। नॉट इवन 0.001% भी नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक है। जनरली जो है हमारी जो पॉपुलेशन है, बिल्कुल ठीक है। पर उन्होंने अगर 10-15 मिनट ये दबा दिया तो 20 बार उस जगह से प्रेशर पॉइंट पे आपका हाथ दब गया। किसी ने जोर से भी दबाया है तो अच्छा है, वो दब गया और वहां से उससे एनर्जाइज हो गया और हार्ट अटैक रुक गया। ठीक है। ये इट इज़ टू बी यूज्ड एज ए फर्स्ट एड ओनली। ओके। पर आमतौर से ये देखा जाता है कि जब तक आप लेके पहुंचे, जब तक गाड़ी आएगी, अगर घर में है तो गैरेज से निकाला या आपने कैब बुक की, आया, आप लेके गए, हॉस्पिटल तक जाते जाते वो कहेगा मैं ठीक हूँ, सीधा बैठ जाएगा। आपको गाड़ी में भी बैठ के जाना पड़े तो साथ चले जाओ, पर डोंट वेस्ट इवन 2 मिनट्स कि हम दे रहे हैं प्रेशर, अभी जरा ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से रुक जाए तो ठीक है। ये ठीक भी हो जाए तो कोशिश करो कि इवेल्युएट करवा लो, ईसीजी करवा लो। पर क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस समय अटैक आए उस समय ईसीजी होना जरूरी है, और आपने अगर रात है यार अब सुबह जाएंगे, उस चक्कर में आप यू विल लूज ए लाइफ। इसलिए कोशिश ये करो कि हम उसमें टाइम वेस्ट ना करें, टाइम पास ना करें। हाँ, फर्स्ट एड जरूर दे दें तो काफ़ी अच्छा चांस है कि आप उसको बहुत मदद कर चुके हैं अनजाने में। अगर आपने ऐसे ऐसे भी दबा दिया है, अब तो मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, चार्ट डाल देंगे, आप उसको देख के और करें। ओके। दूसरी इमरजेंसी अगर टाइम है तो मैं आगे हाँ बिल्कुल सर, मेरे को थोड़ा सा इसमें जानना है कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है कि सर्वाइकल। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी। जो सिम्टम्स क्या है कि पता चले कि हार्ट अटैक आ रहा है। सर्वाइकल के पॉइंट मैंने बताया ऑलमोस्ट जो है वो उसके जो सिम्टम्स हैं मोर और लेस सिमिलर होते हैं। पर यहाँ पर एक होता है, नाम बता देता हूँ, पर वो नाम कितनों को याद रहेगा नहीं रहेगा उससे कोई खास रेलिवेंस नहीं है। यहाँ पर एक नस होती है जिसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ओके। आप जैसे ही आपके पास कोई केस लाया जाता है ऐसा, तो आप उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे हाथ लगा के देखेंगे। ओके। इस तरह से फील करके देखिए, वो आर्टरी जो है वो जलेबी की तरह मोटी हो जाती है अगर हार्ट अटैक आ रहा है, पहला सिम्टम। ओके। ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा, फील होगा, यहाँ पे फील हो जाएगा कि आप ये अगर ये प्लेन हो, ये ऐसे प्लेन है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ओके, ऐसे तो ये ऐसे होके जा रहा है, तो ऊपर बीच में कोई चीज़ आ रही है। हाँ, ये फिंगर फील हो रही है। हाँ, उठा हुआ सा कुछ फील हो रहा है। राइट, उठा हुआ फील हो तो रहा है। ये प्लस दूसरा जो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, दर्द तो आ ही रहा है, हाथ में नमनेस आ रही है, वो सर्वाइकल में भी आती है। पर जो 100% कन्फर्मिंग जो फीचर है वो ये है कि सर्दी के मौसम में भी पसीना आएगा। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, प्रोफ्यूज वर्ड को याद रखिए, प्रोफ्यूज। ऐसा हो कि लगे कि यार नहा के बंदा बाथरूम में से कपड़े पहन के निकल आया। यानी कि अगर आप उसकी बनियान अगर पहनी है, उसको निचोड़ो तो पानी गिरेगा, निचोड़ने पे पानी जैसा धुला हुआ कपड़ा करते हो, निचोड़ो तो होता है ना, इतना पसीना हो, चाहे वो सर्दी का भी मौसम हो, तो ये 100% श्योर है। गर्मी में तो पसीना किसी को भी आ सकता है, किसी को ज़्यादा भी आता है, तो मिसमैच हो सकता है। पर ये और ये दोनों भी अगर फीचर टैली कर गए, डोंट टेक ए % चांस। और सर यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 कंडीशंस होती हैं कि एक हार्ट अटैक आ गया है, एक हार्ट अटैक अभी 1 घंटे बाद आने वाला, तो दोनों में ही प्रोमिनेंट होता है। उसमें प्रॉब्लम आएगी, सेटिंग तो पहले शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो दोनों में ही सेम सिम्टम। इतना एक्यूरेसी कितने बजे आया क्या, ये तो जज करना मुश्किल है। ओके। पर आपको अगर इतना पता है तो आप सफल हो जाओगे बचाने में। आप ऐसे हाथ लगाने से मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे, और स्वेटिंग और स्वेटिंग से 2 चीज़ों से कंफर्म हो जाएगा कि ये हार्ट अटैक है, तो आप तुरंत एक्शन में आइए और ये देते हुए चले जाइए, ये एक्यूप्रेशर देते हुए चले जाइए, चाहे ठीक भी हो, चांस है कि पूरा चांस है कि वो रास्ते में। ठीक है, आर्गुमेंट से कोई कह सकता है कि सॉर्बिट्रेट, जैसे मैंने आपको इनफॉर्मली बताया था, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब दैट। राइट, आई एम नॉट ऑथराइज्ड। राइट। और सॉर्बिट्रेट अवेलेबल है या नहीं है क्या कह सकते हैं, पर इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे जो लोग जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में, तो सिर्फ वही जानते हैं जिनके घर में कार्डिक कोई पेशेंट है। अगर हार्ट पेशेंट है तो 100% जानते हैं, बच्चा भी जानता होगा कि भाई जीभ के नीचे रख लो और फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो मेडिसिन भी कैरी करनी चाहिए। मेडिसिन तो 24 घंटे सर्व कर। आप रोड पे जा रहे हैं तब क्या करोगे, कोई केस आ गया तो आपको अगर फर्स्ट एड आती है। दूसरा एक और रोड के लिए है, टाइम परमिट करता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि ब्लीडिंग हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो गया, अब आप क्या करोगे रोड पे? जी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर पर उसमें एक बात मैं प्रोविजो लगा रहा हूँ साथ साथ। जी। कोई बंदे का
भगवान ना करे, आजकल बहुत जवान दिखते हैं, बाद में जिससे सारा एक्सीडेंट होता है वो भुगतता रहता है या माँ बाप रोते रहते हैं। घर में अगर बीवी है तो बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं। पर फैशन में, शान में हम लोग आधे पागल हो चुके हैं। गाड़ियाँ ऐसे 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 चला रहे हैं, आपकी इतना सा भी पत्थर अगर नीचे आगे स्किड करके ऐसे जाओगे कि पता नहीं चलेगा कहाँ गए। पीछे कोई गाड़ी आ रही है, सिर के ऊपर से निकल गई, वहाँ पर एक्यूप्रेशर कहीं कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है, ब्रेन बाहर आ गया। लेकिन अगर इंजरी हुई है, हेड इंजरी भी हुई है, और यहाँ पर सपोज करो कोई आर्टरी कट गई है कहीं भी, यहाँ कहीं भी बॉडी में, तो पहला तो आपने ये देखना है कि लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब एक्यूप्रेशर में ये थोड़ी सी कमी भी है कि हमें 4 लिम्ब हैं, मुझे चारों लिम्ब पे एक एक आदमी, क्योंकि हमारे तो 2 ही हाथ है ना। तो मैं अगर आपका हाथ पकड़ूं ऐसे, तो एक ये वाली उंगली छोटी और ये एक मिडिल वाली उंगली, ओके, इनको ये जहाँ नाखून खत्म होकर पतली खाल शुरू होती है यहाँ पकड़ना है। हाँ जी, इस उंगली पे भी, ठीक है, और इस उंगली पे भी, ये इकट्ठे पकड़ना है। ओके, और चारों लिम्ब में, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, इस पैर में भी, इस पैर में भी, ठीक है। तो मुझे 4 आदमी चाहिए मिनिमम। हाँ, इनको 30 सेकंड तक ऐसे पकड़ के लगातार खड़े रहना है। सो टू गिव ए फर्स्ट एड इवन टू ए पर्सन जिसका इतनी बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रहा है, इससे क्या होगा? इससे ब्लीडिंग रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, जब मैं और उसको बताऊंगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर को, ये जो हार्ट के पॉइंट बताए ये तो सारे ब्लड प्रेशर के पॉइंट हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, उसको लो लाने के लिए ये जो छोटी उंगली है, इस पे ये जो मैंने बताया जहाँ पकड़ते हैं, इससे अवे, ये मेरा हम थंब इधर है, आई एम गोइंग अवे इन द रॉन्ग डायरेक्शन फ्रॉम द थंब, इसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम द थंब। मेरा कोई भी चार्ट मार्क किया हो मिलेगा, मैंने एरो का निशान उस तरफ लगाया हुआ है, ठीक है। अवे फ्रॉम द थंब 10 to 12 टाइम्स, 15 टाइम्स ये करेंगे। और अगर किसी का लो बीपी हो रखा है, सिंक कर रहा बंदा, उसको हाई करने के लिए मैं मिडिल फिंगर पे ये करूंगा। ये वाले पॉइंट सारे कॉमन रहेंगे। ये भी थंब, ये भी, ये टुवर्ड्स द थंब, टुवर्ड्स द थंब, ये टुवर्ड्स द थंब। ये अंदर कर, देख नहीं रहा आपको मेरा ये अंगूठा इधर है, मैं अंगूठे की तरफ आ रहा हूँ, इधर मैं अंगूठे से बाहर जा रहा हूँ। तो ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के पॉइंट है। और ये इमीडिएटली फिर काम करता है? आप कुछ बता रहे थे। 30 सेकंड्स इट विल वर्क, इट शुड वर्क, इट शुड वर्क। अगर बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, बहुत ज़्यादा कट लग गया है, बड़ा कट है, तो आप उसको 30 का 40 सेकंड्स कर लो, और आप थोड़ा थोड़ा छोड़ के देखेंगे 30 सेकंड के बाद भी अगर तो रुक गया है, ठीक है ना। ये क्लॉटिंग टाइम जो होता है, जो आपने पीएसी में कई बार सीटीबीटी सुना होगा, प्री एनेस्थेटिक चेक जो होता है, जी। तो उसमें वो डॉक्टर देखते हैं कि उनको देखना है कितनी देर ब्लड जो ज़्यादा ना बह जाए, तो उसके लिए ये जो है, तो ये दोनों पॉइंट उसका काम करते हैं। आपने हाई ब्लड प्रेशर का भी जो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड को इम्पीडेड कर दिया कुछ सेकेंड्स के लिए, ओके, और जो फ्लो में है वो तो जाता ही जा रहा है ना। तो इसलिए बहुत लंबा टाइम इसको नहीं दबाना होता, पर ये दबाने से इमीडिएटली फ़ायदा आता है। आप बता रहे थे ना अपने किसी का इंसिडेंट की भी ब्लड प्रेशर, आप मेरे को ऑफ द हाँ, वो ब्लड प्रेशर तो मैं एक पेशेंट को लेके गया था, तो मैं एक्चुअली गया हुआ था, घर में ही पेशेंट था, तो उसको मेरा ब्रदर इन लॉ आके ले गया कि भाई मैं था नहीं, मैं पेशेंट देखने गया हुआ था, उनको बीपी थोड़ा हाई निकला, तो वैसे भी बीपी पेशेंट थे, तो उसमें जो है वो बीपी हाई था, तो वो मैं आरकेपुरम रहता था उस समय, वो विलिंगडन हॉस्पिटल ले गया। विलिंगडन हॉस्पिटल में जाके उन्हें एडमिट कर दिया, उन्होंने आईसीयू कह रहा हूँ, इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। इससे पहले कि वो देखते, डॉक्टर्स वहाँ पर अटेंड करते, वहाँ पर एक एक्सीडेंट केस आ गया, तो वो तो मारामारी पड़ जाती है, तो नेचुरली पहले उस तरफ अटेंशन जाएगी। ठीक है, देयर इज नो रीज़न टू बी ये कहने का कि भाई मेरा पेशेंट पहले आया। हाँ, जो पहले लाइफ एंड डेथ हाई बीपी वाला पेशेंट तो एकदम तो नहीं निकल जाएगा ना। तो मैं घर आया तो मेरे को बच्चों ने बताया कि वो तो ले गए हैं। मैं वहाँ गया, वहाँ देखा वो आईसीयू में लिटाया हुआ था, आईसीयू नहीं सॉरी इमरजेंसी में। तो मुझे बताया गया कि जी इमरजेंसी में ये एक्सीडेंट केस आ गया है, तो अभी मेरे को इलाज शुरू नहीं किया है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी बीपी तो बहुत हाई था, 170 से ऊपर था, और इधर 115 या 120 था, 115 था शायद। तो मैंने खड़े खड़े प्रेशर देना वही शुरू कर दिया बेड पे, और 15-20 मिनट का गैप देके मैंने सिस्टर को उधर से निकली, मैंने कहा जरा चेक कर देना बीपी इनका। जो शी सेड अभी तो किया, और वो इमरजेंसी में था, मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आधा घंटा और मैंने वेट किया वहाँ पर। उसके बाद डॉक्टर साहब के मैंने जाके कहा, मैंने कहा सर, कहता है यार मुझे थोड़ा जल्दी, मुझे पता है कि ये बहुत देर का केस पड़ा हुआ है, पर मैं करता हूँ, तो ज़रा 1-2 और केसेस रह गए हैं जिनको मैं फर्स्ट एड दे दूँ और फिर मैं
थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो मैं अटेंड टू यू। ठीक है। उसके बाद कहने लगा वैसे तो अब दवाई शुरू कर रहे हैं, मैं डॉक्टर को इसको सिस्टर को बोल देता हूँ, वो दवाई दे देगी। उसने आवाज़ भी लगाई, मैंने कहा नहीं सिस्टर को इसलिए नहीं बुलाना है, सिस्टर को इसलिए बुलाना है कि बीपी चेक करना है। कहने लगा क्यों, मैंने तो इसने बताया था इतना हाई है, तो मुझे विश्वास नहीं हो, मैंने खुद अपने हाथ से चेक किया है, इट वॉज रियली हाई जो नोटेड है। मैं कहा वही तो देखना चाहता हूँ, अभी कितना है। कहने लगा अभी तो दवाई कुछ नहीं दी, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कुछ किया है ना। When he came, उसने सिस्टर को कहा, पहले नहीं आया खुद, सिस्टर को कहा जरा चेक कर लो। बड़ा मतलब ही वॉज ए लिटिल बिट इरीटेटेड। मैं कहा ठीक है, ही हैज़ रीज़न टू बी इरीटेड कि मैं उसको विश्वास नहीं कर रहा और वो फंसा हुआ काम में। मैंने कहा आप कीजिए वो चेक करके। जब उसने चेक करके बताया तो इट वॉज समथिंग लाइक 150 या 148 बाई 98 और 97, इतना चेंज आ चुका था इतनी देर में। सुपर ऑसम। तो वो कहने लगा नहीं, पर मैंने तो चेक किया था, मैं दोबारा आया खुद चेक करने के लिए कि ये गलत तो नहीं कर रही। सर ब्यूटिफिकेशन या स्किन केयर, इसके ये भी है एक्यूप्रेशर में या पंचर में? यार आप खतरनाक सवाल पूछ लेते हो। ब्यूटिशियन जितने भी हैं ना वो सब लड़ने आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा। क्योंकि मेरे पास आपको ताज्जुब होगा, आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स का नंबर है उसमें मैक्सिमम तो आईटी वाले हैं, ओके, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और ब्यूटिशियन हैं। अच्छा जी। क्योंकि ब्यूटिशियन के पास लोग किस लिए जाते हैं? बेटर लुक, ठीक है ना। या एक टर्म है बड़ा लेडीज़ को होता है कि ग्लो, ग्लो ऑन द फेस। ग्लो ऑन द फेस, यस। ठीक है, देखो शी इज़ ग्लोइंग। वो ग्लो चाहे किसी वजह से हो, खुश रहती है इसलिए आ रहा है, अच्छा खाती पीती है इसलिए आ रहा है, या ब्यूटी तो है ही। ब्यूटी तो कोई भी आदमी ये नहीं करेगा कि मैंने अप्रिशिएट नहीं करनी है। ब्यूटी ऑफ फीमेल को तो छोड़ के आप अगर नेचुरल अच्छा आपका वो है, पकड़ है, तो आप सीनिक ब्यूटी भी एंजॉय करते हैं। राइट। आप फूल देखते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ ए फीमेल, तो मेरी एक किताब है 101 क्वेश्चन आंसर ऑन एक्यूप्रेशर एंड रिफ्लेक्सोलॉजी, उसमें मैंने एक पूरा पेज उस पर डेडिकेट किया है। उसमें ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट्स डाले हुए हैं। ओके। और उसको मैं आपको दे दूंगा, अपलोड कर देना। लेकिन साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसके परसिस्टेंट प्रॉपर प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, उन पॉइंट्स को हैंडल करना, और फिर आप लोग उसको कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये निकल के आता है कि ब्यूटिशियन जो है वो जो हर्ब्स वगैरह या केमिकल्स वगैरह यूज़, कई लोग तो जो छोटे ब्यूटी पार्लर्स हैं वहाँ तो हर्ब्स तो यूज़ करेंगे नहीं, जहाँ पर हज़ारों रुपए चार्ज किए जाते हैं, फेशियल ही करने लगे। राइट। तो मुझे तो खैर इतना नाम भी नहीं पता होंगे, गोल्ड का होता है और सिल्वर का होता है, क्या क्या होता है भगवान जाने। पर वो करने में जितना आप कहते हैं ना, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो रेट्स बढ़ते जाएंगे। इट इज़ बियॉन्ड द अप्रोच ऑफ रीच ऑफ द कॉमन जो क्लाइंट है। राइट। तो ब्यूटिशियंस भी अगर इसको सीख लें तो उनको बहुत हाई क्वालिटी के चीज़ें यूज़ ना करके जी, जो उनका कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, वो अगर वो प्रेशर पॉइंट भी देने लगें तो उनको बहुत ज़्यादा क्लाइंट को भी फ़ायदा और उनको तो ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। ठीक और है। इरेगुलर पीरियड्स भी एक समस्या रहती है फीमेल्स के साथ, तो उसके लिए भी होते हैं प्रेशर? तो मैं आपको नहीं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब करता हूँ। उसमें एक बात रह गई थी जी, ब्यूटी टिप्स में जी, कि मैं पॉइंट डाल दूंगा। 3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर ए फीमेल, ठीक है, जो ब्यूटीफुल लुक चाहती हैं। हर एक चाहती है, कोई भी नहीं कहेगी मैं सुंदर नहीं दिखना चाहती। लेकिन 3 पॉइंट जिससे कि उसकी एक्चुअली जो फेस पे जो नज़र आता है वो उसकी गायनोकोलॉजिकल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पे भी डिपेंड बहुत करता है। ओके। आप मन में सड़े कुड़े हैं, एंग्जाइटी बहुत करते हैं, टेंशन करते हैं, वो उस चेहरे पे आ जाएगा। बी हैप्पी। और ये जो मैं प्रेशर पॉइंट कह रहा हूँ डाल दूंगा, एक तो ग्लो ऑफ द स्किन को लाने के लिए लस्ट, जिसको कहते हैं लस्चर, कि आप जो है
तो घुटने पे जो घुटने की जो पेटिला बोन होती है उससे 4 फिंगर विड्थ ऊपर थाई पर और स्लाइटली इनर साइड पर एंटीरियर साइड ऑफ द थाई पर SP10 पॉइंट कहलाता है वो। ओके। चाइनीज एक्यूपंक्चर में अगर लोग गूगल पे भी सर्च करके देखना चाहें तो SP10 देख लें। वो पॉइंट दबाने से टोनिंग अप ऑफ दी स्किन हो जाती है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है। 2 पॉइंट और हैं जो एनी अंडरलाइंड, अगर 2 पॉइंट वो कर ले कोई भी फीमेल अपने आप से घर बैठ के भी, एक ST36 है और एक SP6। ये कॉम्बिनेशन जो है वन आफ्टर दी अदर, पहले कोई भी कर लो, चाहे ST6 कर लो, ST36 कर लो या SP6 कर लो, या पहले SP6 कर लो बाद में ST36 कर लो, वन ओवर अदर, एक के बाद एक, दोनों इकट्ठे दबाने की भी जरूरत नहीं है। एक घुटने से थोड़ा नीचे होता है पोस्टीरियर साइड पे, और एक जो है वो पीछे जो हील के पीछे जो एचलीस टेंडन वो जगह कहलाती है, पीछे से पकड़ते हैं टखनों के पीछे, SP6 टखने से 3 या 4 फिंगर विड्थ ऊपर वो SP6 पॉइंट होता है। ठीक है। उस पर आप प्रेशर देंगे तो एनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसमें आपके पीरियड्स भी आ जाते हैं, पीरियड जो है वो कहीं किसी को कम आते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, शुरू में वो उस पॉइंट पे आ गया जो आपने दूसरा सवाल आया था जी, कि वो पॉइंट को दबाने से ST36 और SP6 ये बहुत हेल्प करेगा पीरियड को रेगुलेट करने में। क्योंकि पहले टाइम में तो होता था कि 14-15 ईयर्स पे भी पीरियड्स आते थे, पर अभी सारा जो फास्ट फूड और ये सब जो आजकल का ओपननेस है, यूट्यूब और गूगल पे सब सर्च वगैरह करके बच्चों को सब कुछ विजिबिलिटी होती है, और तो उसमें जो है वो हमारा नेचुरल क्लाइमेट भी बदल रहा है। उस सबको देखते हुए तो 11.5, 12 से 13 साल के बीच में मैक्सिमम पीरियड्स आने लगते हैं। और आमतौर से ये देखा जाता है कि शुरू में बच्चे को एजुकेशन भी नहीं होती, एजुकेशन अगर हो भी होती है, मदर आजकल या स्कूल में भी टीचर काफ़ी एजुकेशन दे देते हैं इस बारे में, लेकिन थोड़ा इरेगुलर होता है शुरू में। तो कोई भी जो कलाई जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें थंब वाली साइड जैसे मैंने बताया था लंग मेरिडियन होता है और ये हार्ट मेरिडियन होता है इनर बारे में। तो इसमें अगर मैं दिखाऊं तो ये कोना ये इससे ऊपर थोड़ा यहाँ रिस्ट पे ये यहाँ से 2 फिंगर विड्थ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट होते हैं, मार्क कर देंगे। बीच वाले पॉइंट प्रोस्टेट के लिए, जेंट्स के लिए और लेडीज़ के लिए इन जनरल इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, पेशाब पे होल्ड करना मुश्किल होता है, उसके लिए प्रेशर पॉइंट है। ये जो है ये यूट्रस का पॉइंट है, जो सेक्स ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये जो है ये 2 पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट जो है वो यूट्रस के लिए हैं। और ये जो पॉइंट है ये कोने में छोटी उंगली की तरफ, रिस्ट के बिल्कुल जो क्रीज होती है उसके साथ, ये ओवरीज है और ये भी ओवरीज है। ओवरीज वाला पॉइंट जो है वो पीरियड को रेगुलेट करने में मदद करता है। पर ये पॉइंट जो हैं इसको थोड़ा सा इस तरह से स्टिमुलेट करके दबाया जाता है। पर इन पॉइंट्स को ड्यूरिंग द पीरियड जब साइकिल आई हुई है उस समय टच करने से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है। तो अवॉइड कीजिए वो 2 3 4 5 जैसे जितने 3 दिन आमतौर से होता है, या 5 दिन 7 दिन भी किसी को जो प्रॉब्लम है उसको होता है। तो नई जो कोई भी बच्ची जो है जिसको पीरियड आना शुरू हुआ है तो ये पॉइंट दबाने से भी बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सिटला करके, 30 पोटेंसी में उस मेडिसिन को अगर दे दिया जाए TDS दिन में 3 बार 2-2 बूंद, तो उसको 2 से 3-4 महीने भी दिया जा सकता है टू रेगुलेट दी साइकिल। उस पर बहुत हेल्प मिलती है, कोई भाग दौड़ इधर करने की ज़रूरत नहीं है। और आप उसको एक बार दोबारा से नाम बता दीजिए उसका। पल्सिटला, PULSATILLA, 30 पोटेंसी है। किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। SBL इज़ फेयर इनफ, ठीक ठाक है। SBL है, स्वावे है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज है। ठीक है। आने को तो रैक बैक भी आती है, स्वावे विलियम स्वावे जो इम्पोर्टेड भी आती है, पर ये इंडियन वाली भी इक्वली गुड है। ठीक है। तो अब वैक्सन की भी आती है, कोई भी ले लो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। बीजन ने भी बनानी शुरू की है तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत सारा वैल्यू कंटेंट मिला होगा, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया, और दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों का काफ़ी टाइम लिया, पर अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आई विल बी हैप्पी इन डिवोटिंग दिस टाइम। तो आप अगर डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो इनका मोबाइल नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
और अगर आप चाहते हैं कि और पर्सनालिटीज़ को हम ऐसे ही पॉडकास्ट चैनल पे लेकर के आएँ तो इस वीडियो को क्या करना है आपको ऑलरेडी मालूम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कुछ किस तरह की वीडियोस, किस तरह की पर्सनालिटीज़ को आप देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।